हम लोगों ने मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हम एक एक ऑर्गन एक एक सेल को आजकल हम विजुअलाइज कर सकते हैं विद वेरियस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। एंड इन जनरल भी ह्यूमन स्पीशीज ने बहुत तरक्की कर ली है। इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम कुछ सालों बाद मार्स पे भी घर बना पाएंगे। हमारे टीवी और पंखे तक सिर्फ जबान हिलाने से एलेक्सा ऑन ऑफ कर देती है। बट फिर भी इतनी प्रोग्रेस के बाद भी आज की जो ह्यूमन जनरेशन है इट इज द सिकेस्ट ऑफ ऑल, जिसका हेल्थ स्पैन सबसे छोटा है थ्रू आउट ह्यूमन एवोल्यूशन। हेल्थ स्पैन उस समय को कहते हैं कि जब तक हम बिना दवाइयों और बिना बीमारियों के जीते। आज के बच्चे तो आई थिंक 20-25 साल की उम्र से डायबिटीज की दवाइयां खाने लग गए। ऐसी प्रोग्रेस का फायदा भी क्या जब हमारी बच्चियां छोटी उम्र से इनफर्टाइल हो रही हैं और हमारे बच्चे 100 मीटर चलने पे ही हांफने लग गए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं। और इन्हीं सब सवालों को ढूंढने के लिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम का गठन किया है, ताकि हम आप लोगों को बिना बीमारियों और बिना दवाइयों के जीने की शैली को सिखा पाएं और उसको फॉलो कर पाएं, ताकि कम से कम जी हमें दवाइयां लेनी पड़े और बीमारियों से हम बच पाएं। प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे इंस्पिरेशन जो है वो है हमारे सभी स्टॉलवर्ड्स, जिन्होंने हमें ये सिखाया है मेडिसिन के बारे में इन डेप्थ मेडिकल रिसर्च, एज ओल्ड सनातन धर्म में दिया गया वैदिक ज्ञान और मेरी पर्सनल मेडिकल एक्सपीरियंस। इन सबको मिलके प्रोत्साहन प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है, बनाया है। इसी प्रोग्रेस के लिए सोचने की बात है ना, तभी तो दलाई लामा ने भी बोला कि हम ह्यूमन स्पीशीज बड़ी अजीब है। हम पैसे के पीछे भागते भागते, प्रोग्रेस के पीछे भागते भागते पहले अपनी हेल्थ को खो देते हैं, फिर उसी पैसे को से हम फिर दोबारा अपनी हेल्थ खरीदना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता। और फिर हम फ्यूचर और के लिए एंशियस और पास्ट के रिग्रेट्स को लेके ढोते रहते हैं और जिंदगी एक मिनट भी प्रेजेंट में जीते ही नहीं है। बशर ने भी एक शेर कहा था, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो तूने जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। वी शुड रियली गेट ए पॉज और सोचना चाहिए कि हम किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ को बढ़ रहे हैं। Let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma. I'm father of two beautiful angels, a fighter pilot aspirant turned homeopathic physician with a medical experience, clinical experience of 15 years. I'm a practicing psychotherapist, an ultra marathoner, an urban gardening enthusiast, and a lifestyle implementer and founder of this प्रोत्साहन program. हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन का एक इंस्पिरेशन है। इनका कहना था कि जब तक हम मेंटेनिंग कॉज को दूर नहीं कर सकते, हम किसी बीमारी को जितनी मर्जी दवाइयां दे दें ठीक नहीं कर सकते। सिमिलरली फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी जिसको आप कहते हैं, सर विलियम ऑल्सलर ने भी यही बोला था कि फिजिशियन का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि जनता को ये समझाए कि दवाइयाँ के बिना कैसे जिया जाए। एंड फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा महर्षि वाघभट्ट, उनका भी सिमिलर मानना था कि 90% बीमारियां हम बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक कर सकते हैं। इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा आपका टाइम लेने वाला है और ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल अंत तक इसमें रुकें, क्योंकि तभी इसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। वेबिनार के स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहले तो जो कॉमन मिथ्स है जिसकी वजह से हमारी कैंसर को लेकर अप्रोच ही गलत हो जाती है, उसकी वजह से हम डिसीजन भी गलत लेते हैं। नो मैटर आप ट्रीटमेंट की कौन सी पद्धति चुनते हैं, लेकिन ये सब बातें आप अगर जानेंगे तो चाहे आप जो मर्जी ट्रीटमेंट पद्धति यूज कर रहे हैं उसमें आपको कैंसर से लड़ने में हेल्प मिलेगी और कैंसर को ठीक करने में उस ट्रीटमेंट की पद्धति की आप हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, हम समझेंगे कि कैंसर सेलुलर लेवल पे जनरेट कैसे होता है। पहले तो हम कैंसर से डर निकाल दें। हमारी बॉडी अगर कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है ना, तो कैंसर को वही बॉडी खत्म भी कर सकती है। फिर हम इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स कि कैंसर हमें क्यों होता है, इस पे एक जनरल एनालिसिस करेंगे कि हम कारणों को जान लें ताकि हम कैंसर को प्रिवेंट कर पाए। और फिर अपनी डाइट की गलतियां,
और उसके बाद मेजर पार्ट की कैंसर को लड़ने के लिए क्या डाइट लें और किस तरह से हम उससे लड़ सकते हैं बेहतर तरीके से। और लास्ट में मैं डॉक्टर जयंत और डॉक्टर गरिमा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपकी क्वेरीज का इन डेप्थ जवाब देंगी। तो सबसे पहले तो मिथ्स को जान ले। कैंसर के बारे में एक बड़ा मिथ है कि अचानक से डायग्नोज हो जाता है और हम डर जाते हैं भाई कैंसर आ गया। कैंसर एक दिन में प्रोड्यूस नहीं होता। कैंसर को लगते हैं कई महीनों कई सालों की गलतियां, और उन गलतियों को एक्यूमुलेट होने की वजह से ही कैंसर पैदा होता है। हाँ, आप मेरी सबकी बॉडी में हमेशा कैंसर सेल रहते हैं। हम सब इस पीले फंक्शनल जोन में जी रहे हैं। ये एक हेल्थ का कंटिन्यूम ग्राफ है। रेड साइड डायग्नोसिस आता है जब हमें कैंसर का पता चलता है, और ग्रीन साइड हम हेल्दी जीते हैं जिसमें हमें कोई बीमारी या कुछ नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन दिस येलो जोन जिसे फंक्शनल इलनेस कहते हैं। आपके मेरे सबके शरीर में रोज ट्यूमर सेल्स कैंसर सेल्स बनते हैं, लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जिस दिन तक ये बैलेंस बना रहता है हमें कैंसर नहीं डायग्नोज होता। बट जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि कैंसर सेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उसको न्यूट्रलाइज हम कम करते हैं, तब हम कैंसर की तरफ बढ़ते हैं और फिर कोई भी एक लोकेशन चुन लेते हैं वो कैंसर सेल जो उनको पसंद आती है, और वहाँ पे वो ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। तो कैंसर की ये अप्रोच होनी चाहिए कि कैंसर एक जनरल डिजीज है, नॉट ए लोकल डिजीज। सेकेंड मिथ हमारा यही है, हम लोग सब ये समझते हैं कि कैंसर ब्रेस्ट का है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रस का है तो यूट्रस कैंसर हो, इट्स ए लोकल डिजीज। ये बिल्कुल गलत है। कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। कैंसर एक दिन में उस ब्रेस्ट में ट्यूमर नहीं हुआ, हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म की गलतियां जो हम सालों दर सालों करते हैं, ये एरर्स एक्यूमुलेट होके कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। ये रिसर्च पेपर है न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म का जो यही बात को प्रूव करता है। वार्बर इफेक्ट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो कैंसर प्रोड्यूस करता है? तो इसमें आप देखें 5 बेसिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। विसरल एडिपोसिटी यानी कि मोटापा। मैं बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट हूं, बट मोटापे को हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है। मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है जी, वो तो गोलू मोलू है जी, हम तो खाते पीते घर के, इस तरह की बातें अगर आप करते रहेंगे तो कैंसर से कभी भी नहीं बच सकते। तो मोटापा सबसे बड़ा एक कारण है। क्यों कारण है मोटापा? क्योंकि मोटापे से साइटोकाइंस, हमारी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस, लेप्टिन बढ़ना, और बॉडी में इन्फ्लामेटरी सेल्स यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ अल्फा, आईएनएफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस करने वाले फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली हाइपर इंसुलिमिया यानी कि डायबिटीज। आप बहुत से कम 70 to 80% कैंसर केसेस में देखेंगे उनको बहुत सालों तक डायबिटीज रहती है पहले, और फिर डायबिटीज की हिस्ट्री के बाद कैंसर होता है। सिमिलरली आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट इंडस्ट्री में बहुत पाया जाता है, जो एनिमल प्रोटीन डाइट है इसमें बहुत मिलता है, यानी कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, और नॉन वेजिटेरियन फूड और अंडे। उसके बाद इन्फ्लामेशन के कई कारण हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। आरओएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। आरओएस का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज। जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्पीशीज पैदा होती हैं वही हमें ट्यूमर की तरफ, कैंसर की तरफ। एंड देन कम्स ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग। ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग क्या होता है? ये हार्मोन डिपेंडेंट मोस्ट हार्मोन्स जो हमें बाहर से हमारी बॉडी, स्पेशली फॉर फीमेल कैंसर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीनो ईस्ट्रोजन हमारे को आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन की तरह ट्रिगर करते हैं और उसकी वजह से हमारा हार्मोन बिगड़ता है और हमारे को कैंसर की तरफ ले चलते हैं। सिमिलरली ये ब्रेस्ट कैंसर का एक ग्राफ है, इसी में भी सेम बातें हो रही है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया यानी कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। तो एक तरह से जितने भी हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं जनरली, वो सब कारण कैंसर के पीछे बनते हैं। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ना सबसे बड़ा कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्हीं की वजह से ये सब बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जो इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, टीएनएफ अल्फा, मैक्रोफेजिस, बहुत सारे हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जो सालों दर सालों धीरे 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 कैंसर ट्यूमर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले डायबिटीज़ वाले वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो
आज क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम इसको ब्रीफ में जान लेंगे। ये 7 कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस के हैं। ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, डाइट की गलतियां, हाई शुगर खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लो फाइबर डाइट खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट इंडस्ट्री, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेना, डाइट में गलत तरीके इस्तेमाल करना, एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस। कॉर्टिसोल बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस से, और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, मोटापा बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें फिर ये कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और एक थर्ड मिथ जो बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि कैंसर एक इनहेरिटेड डिजीज है, भी मेरी माताजी पिताजी को कैंसर था तो मुझे भी कैंसर होगा। तो इस बारे में पहले हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख ले। सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही जहां पे आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। 90% कैंसर इसका मतलब ऐसे हैं जो हमें इन्वायरमेंटल कॉजेज से आते हैं रादर देन इनहेरिटेड। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आप पढ़ना चाहें तो ब्रेन ट्यूमर सिर्फ 5%, यूट्राइन 5%, लंग कैंसर तो सिर्फ 1.7%, पैंक्रियाटिक कैंसर 10%, ब्रेस्ट कैंसर 5 to 10%। सिर्फ इतने ही कैंसर इनहेरिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर इनहेरिटेड नहीं है, प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो पहले तो ये एक एम्पावरिंग थॉट अपने दिमाग में लाइए कि कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी एम्पावरिंग थॉट। अब बात करें कैंसर के पीछे का सेलुलर मैकेनिज्म क्या है, कैंसर क्यों प्रोड्यूस होता है बॉडी में, कैसे प्रोड्यूस होता है, बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं। बॉडी में हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं। जीन्स बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का सेंटर है कि भाई हमें क्या प्रोटीन सेल को बनाना है और उससे उस प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है। तो तो जीन्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब उस जीन्स में गलतियां शुरू होती हैं तो वो गलत इंफॉर्मेशन भेजता है और गलत प्रोटीन भेजता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मली डिवाइडिंग सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चले जाते हैं और जिसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो जीन्स बेसिकली समझें आप, तो जीन्स इज ए कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इनटू आवर डीएनए। और डीएनए हमारे सेल्स में दो जगह होता है, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों में जब ये जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाती हैं तब हमें कैंसर प्रोड्यूस होता है। आप जीन्स को एक बीज की तरह ले सकते हैं। बीज जर्मिनेट नहीं करता जब तक आप उसको स्टोर करके रखते हैं, बट जैसे ही बीज को आप मिट्टी में डाल के उसको पानी देते हैं, थोड़ी सी गर्माहट देते हैं और उसको अंधेरा मिलता है, वो बीज जर्मिनेट हो जाता है। सिमिलरली जब हम जीन्स को ऊपर ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या गलतियां डालते हैं तो वो जीन्स गलत इंफॉर्मेशन म्यूटेट होके हमें कैंसर की तरफ या कैंसर रूपी पौधे की तरफ जर्मिनेट होता है। 3 टाइप के कैंसर जीन्स हमारी बॉडी में है। ट्यूमर सप्रेशन जीन्स जो ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, ट्यूमर्स को बनने को कम करते हैं, ट्यूमर सेल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। देन ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स में कुछ फैमिलीज आती हैं, RAS, RA, ये नाम आप जान सकते हैं इफ़ यू वांट, दिस इज थियोरेटिकल, आपके लोगों को काम नहीं, बट बेसिक बात को समझिए कि ये ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स है जिनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। एंड देन डीएनए रिपेयर जीन, जैसे मैंने बोला हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी इन ट्यूमर सेल्स को न्यूट्रलाइज करती रहती है जो हमारे रोज प्रोड्यूस होते हैं गलतियों से। तो ये है डीएनए रिपेयर जीन्स। कैंसर के जीन्स में म्यूटेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, कुछ कॉमन कारण तो हम सबको पता ही है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे शराब, तंबाकू, अल्ट्रावायलेट रेस, वायरसेस, एज बढ़ना। लेकिन हम आज वो कारण इनको डिस्कस करेंगे ज़्यादा जो हम बदल सकते हैं, जिससे लाइफस्टाइल, डाइट एंड स्ट्रेस। हमारी बॉडी में डीएनए दो जगह होता है जैसे मैंने बताया। एक होता है न्यूक्लियर डीएनए जहां पे हमने इधर लिखा है एनडीएनए, एंड एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जब भी सेल डिवाइड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स लगातार डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स 3 महीने बदल जाते हैं, हमारे माउथ से एनस की लाइन हर तीसरे दिन बदल जाती है, हमारे रेड ब्लड सेल 120 दिन जीवित रहते हैं, उसके बाद 1% ऑफ रेड ब्लड सेल रोज नए बनते हैं और पुराने टूट जाते हैं। सिमिलरली हमारे ब्रेस्ट हर महीने तैयारी करती है कि ये बच्चा पैदा होगा तो हम उसको दूध पिलाने के लिए। सिमिलरली यूट्रस हर महीने तैयार करता है कि अगर एग आता है तो हम उसको इम्प्लांट करके उसको बच्चे को बढ़ाने की तरह बढ़ाए। लेकिन जब नहीं होता, मतलब आप रिप्रोडक्शन में नहीं जाते, तो वो ब्लीडिंग के रूप में मेंसेस में निकल जाता है। यही कारण है जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, स्पेशली ब्रेस्ट हो गया, यूट्रस हो गया, मेल्स में टेस्टिस हो गया,
हमारा टंग कैंसर हो गया, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, जो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जैसे ब्लड कैंसर, बोन मैरो, ये कॉमन कैंसर्स है। इन्हीं जगह पे कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब डीएनए डिवाइड होता है तो एक मौका मिलता है उस डीएनए में गलतियां प्रोड्यूस होने का। तो अगर हम रोज रोज ये गलतियां कर रहे हैं, तो जब ये सेल डिवाइड होते हैं तो वो गलतियां एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाती है। उन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से फिर इन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हमें कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे आप देखेंगे, और इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जहां बात करें, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए तो हमने बात कर ली कि वो हेरेडिटरी कैंसर में, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ 5 से 10% है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ये तकरीबन सभी बीमारियों में इसका मेजर सेलुलर पार्ट रोल है। किसी भी बीमारी का आप नाम लेंगे, उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज जरूर आएगा। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को रिवर्स कर सकें, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से बच सकें, तो हम बहुत सी बीमारी है इसमें, ऑटो इम्यून डिजीज आती हैं, एल्जाइमर आता है, पार्किंसोनिज्म आता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं, इन्फ्लामेशन आती है, इवन एजिंग, हम अपनी एजिंग को भी स्लो डाउन या रिवर्स कर सकते हैं। हम अपने जो हम बुढ़ापा दिखता है हमारे चेहरे पे, हम बेहतर दिख सकते हैं। और वार्बर इफेक्ट, ये हम बहुत डिटेल में इसको याद रखिएगा, आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कैंसर प्रोड्यूसिंग के लिए वार्बर इफेक्ट का कारण है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक सेल का बेसिक ऑर्गन है। ये सेल का एनर्जी सेंटर या जनरेटर आप बोल सकते हो। जब हम खाना खाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, वही एटीपी हमारे सेल्स को सभी फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी देता है। तो अगर हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, गुड इन्वायरमेंट और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी रहता है। स्ट्रेस में रह रहे हैं, अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल में फ्री रेडिकल, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज, जिसकी मैंने बात की, ये आता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के जनरल कारण, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने समझ लिया कि कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कारण है। अब वो क्यों डैमेज होता है, ये बेसिक कारण, एजिंग, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बार बार डिवाइड होते 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 उसमें इकट्ठे हो जाती है गलतियां, और हमें कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। तभी ज़्यादातर 50 साल के बाद ही मोस्टली कैंसर देखा जाता है, आजकल 40 के बाद आप देख सकते हैं। शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, इसके बारे में हम डाइट के फैक्टर में डिटेल करेंगे। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एंड रेडिएशन, हम बार बार सीटी स्कैन करने चले जाते हैं अपने डर की, बार बार एक्सरे करा लेते हैं, वो स्लीप डेप्रीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस में जीना, नींद पूरी ना करना, इन्फ्लामेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा जिसकी हमने बात की, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी, डी की कमी, वेरियस अदर मिनरल्स की कमी, जो हम सही डाइट ना होने की वजह से पूर्ति ना कर पाए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो हमने बात की, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% कैंसर केसेस में ही एप्लीकेबल है। ये जो मैंने बात की बैलेंस की, जब हमारी प्रोटीन डैमेज होने की, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेजिंग आदतें, खराब आदतें और अच्छी आदतें, और जब तक ये साथ चलती रहती है हम सही जीते रहते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, म्यूटेशंस ऐड ऑन होती है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है, ये सीसॉ प्रोटीन डैमेज की तरफ चले जाता है, रिपेयर कम होता है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज में जाता है, और ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होके हमारे जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड वे ग्रोथ करते हैं, अनकंट्रोल्ड रुक नहीं पाते, एपोप्टोसिस, मतलब वो मरते नहीं है, बस ग्रो ही करते रहते हैं, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। अब इतनी नॉलेज के बाद इतना तो हमें कंफर्म हो गया, इंपावरिंग थॉट आ गया, हम लोगों को ये समझ आ गया कि कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये बेसिक कारण, जिस तरह से इनका साइज है इन बलून्स का, ये मेजर कारण है। स्मोकी, अनहेल्दी फूड, सन में अल्ट्रावायलेट रेज में जरूरत से ज़्यादा रहना, स्पेशली कुछ देश हैं जहाँ ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे स्किन कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। कुछ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में होते हैं, एस्बेस्टस एंड अदर थिंग्स। फाइबर डाइट कम खाना, अल्कोहल ज़्यादा लेना, रेडिएशंस जैसे हमने बात की, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट, एंड प्रोसेस्ड मीट खाना, एट्सेट्रा, एयर पोल्यूशन एट्सेट्रा। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इलाबोरेट करेंगे। पहले हम कैंसर के कारण समझे, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग आज जो कैंसर के कारण समझेंगे, इससे आप अचंभित होंगे, और आपको ये लगेगा कि ये तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तो आप रोज़ डेली कर रहे हैं और कई बार कर रहे होंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस रख रहा हूँ जो मुझे कैंसर पेशेंट से मिला है। तो डिसीजन लेना, क्योंकि हम हार्ड वायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन बहुत
जल्दी बदलता नहीं है। तो मैं इससे पहले कि हम इस बहस में पड़ें कि हाँ ना, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, आपकी मर्जी होगी, डिसीजन आपका होगा। सबसे पहला कारण है एयर पोल्यूशन। एम्स डायरेक्टर ने तो बात की थी एयर पोल्यूशन, और हम सोचते हैं एयर पोल्यूशन को हम बदल नहीं सकते, बात सही है, बट एयर पोल्यूशन से किस हद तक हम कुछ हद तक इंडोर प्लांट्स या आउटडोर प्लांट्स रख के फ़ायदा उठा सकते हैं। हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, अपने किचन वेस्ट को कंपोस्ट करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट आप जब पॉलीथीन में बांध के आपके डंप यार्ड में फेंक देते हो तो फिर हमारे डंप यार्ड्स का साइज़ बढ़ता रहता है, जैसे आप देखते हो दिल्ली बाईपास पे, वजीरपुर बाईपास पे, वो पॉलीथीन के अंदर बंद होने की जगह वजह से वो डिकम्पोज नहीं होता और फिर उसमें मीथेन प्रोड्यूस होके अपनी गैस बनती है। तो एटलीस्ट एक छोटा स्टेप अपना सूखा गीला कूड़ा करके आप एयर पोल्यूशन से लड़ने का स्टेप तो उठाइए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, और ये बेसिक 3 प्लांट्स आप घर के अंदर रख सकते हैं। इसका डिटेल में आपको जानना है तो यू कैन विजिट पहाड़पुर बिजनेस सेंटर, बिकॉज आई यूज़ ए इलेक्ट्रिक कार सिंस लास्ट 9 years। तो हमें इन्होंने इनवाइट किया था इलेक्ट्रिक कार्स वालों को कि आके आप देखिए, तो आप लोग भी जाके विजिट कर सकते हैं कैसे इन्होंने अपना नेहरू प्लेस में है, कैसे इन्होंने अपना पूरा इंडोर इन्वायरमेंट ही चेंज कर दिया, और इतने हद तक चेंज कर दिया कि बाहर PM 2.5 लेवल 400 का था तो इनके ऑफिस में 5 था। कमल मित्तल को एक लंग डिजीज थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इस वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया और आज ये सबको सिखा रहे हैं। दे हैव ए कंसल्टेंट फर्म ऑल्सो जो आपके घर के अंदर के इन्वायरमेंट को बदल भी सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर यार, मुझे कोई पैसा नहीं मिला डॉक्टर कमल मित्तल से, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर लेडी ये यूज़ करती है, हर घर में ये यूज़ होता है, हेयर कलर एंड कॉस्मेटिक्स, और ज़रूरत से ज़्यादा होता है। और हेयर कलर्स के अगेंस्ट हूँ मैं, और आप बोलेंगे कि हेयर कलर खादी ग्राम उद्योग का या हर्बल आ जाए, मैं नहीं मानता आज की डेट में एक भी हर्बल हेयर कलर अवेलेबल है और ना मिलेगा, क्योंकि बेंजीन के बिना आपको काला रंग मिलता नहीं, हर हेयर कलर में बेंजीन है। आप आजकल जो मेहंदी लगाते हैं आप देखते हैं कैसे रबड़ की तरह उतरती है और कितनी जल्दी हाथों पर चढ़ती है, कुछ लोगों को मेहंदी से भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और हेयर कलर DNA डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा ना माना जाता है, बेंजीन सबको पता है, और ये बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से ये करता है। और हेयर कलर आप समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है, लेकिन कोई डॉक्टर इस बारे में बात नहीं करता। और शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा, हेयर कलर जब लगाते हैं तो कुछ लोगों के कुछ सालों बाद हेयर लाइन पे ल्यूकोडर्मा पैचेज यानी वाइट पैचेज आने लगते हैं। तो वाइट पैचेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके सेल्स, स्किन सेल्स को ये डैमेज करता जा रहा है। ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, रिसर्च पेपर अलग अलग जगह से हैं, बहुत वाइड ब्रीफ स्टडी है ये, 50,000 से ज़्यादा वुमेन पे ये स्टडी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी हम लोग हेयर कलर से नहीं बच पा रहे, छोड़ पा रहे। ये अनदर र्यूटर्स में छपा हुआ एक और आर्टिकल है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ मार्केट में है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको खरीदिए और यूज़ कीजिए। सेकंड स्टेप, एंटी पर्स्पिरेंट्स, जो आजकल हमारे बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, आप भी बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। आपने एक ब्रेस्ट कैंसर के पीछे एक बहुत बड़ा नॉलेज एंड डाटाबेस है कि ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर आउटर अपर क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, जो हमारे एक्जिला के बिल्कुल पास है। तो आप लॉजिक समझिए, एक्जिला पे ही आप सारे एंटीपर्स्पिरेंट स्प्रे करते हैं, लगाते हैं डायरेक्टली स्किन पे, और हर एंटीपर्स्पिरेंट में एल्युमिनियम कंपाउंड्स होते हैं। ये एल्युमिनियम कंपाउंड्स धीरे धीरे एल्युमिनियम सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं सेल्स में, ब्रेस्ट तक पहुंचते हैं, एंड एल्युमिनियम इज ए नोन कार्सिनोजेन। ये DNA डैमेज करने के पीछे इसका एपिजेनेटिक इफेक्ट है, ये प्रूव हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सी स्टडी आपको इसके अगेंस्ट भी मिल जाए, या ये बताएं कि कोई डीप स्टडी नहीं है। अब मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, लॉजिक रखा है, आप समझ सकते हैं ब्रेस्ट के कैंसर अपर आउटर क्वाड्रेंट में क्यों कॉमन है। तो एंटीपर्स्पिरेंट डायरेक्टली स्किन पे लगाना, लेकिन इसका मतलब ये भी है ये सब कारण कभी कभी एक बार आपने लगा लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये याद रखिएगा। जो मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और रिपेयर दोनों साथ साथ चलते हैं, तो डरना नहीं है, बट इनको नॉलेज को, डाटाबेस को समझ के आपको फ्यूचर डिसीजंस लेने। ओवेरियन कैंसर, स्पेशली मीजोथीलियोमा, बहुत बड़े बड़े कैंसर बन जाते हैं। मीजोथीलियोमा 15-15, 20-20 किलो तक के कैंसर भी बन जाते हैं बॉडी में, इतने बड़े बड़े कैंसर हमारे बॉडी में हो सकते हैं।
और इसके पीछे प्रूवन है टेल्क। इसके ये पबमेड का आर्टिकल है, सॉरी रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं टेल्कम पाउडर हम कितने। और जॉनसन एंड जॉनसन जो हमारा फेवरेट प्रोडक्ट होता था, बेबी प्रोडक्ट, कई बार इसके अगेंस्ट बैन हो चुके हैं और कार्सिनोजन मिल चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है ड्रग्स, यानी दवाइयाँ, जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। और ऑफ कोर्स दवाइयों का बहुत ज़रूरत है, हमें यूज़ करनी भी पड़ती हैं, लेकिन हमें जुडिशियसली यूज़ करनी चाहिए। कौन कौन सी दवाइयाँ हमें क्या क्या करती है, आइए इसके बारे में ब्रीफ में समझिए। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, जैसे जो ड्रग्स हमारी इम्यूनिटी को दबाने के लिए यूज होती है, ये मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूकोडर्मा, एलोपेशिया एरियाटा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी जगह इनको यूज़ किया जाता है। जैसे फॉलिट्रेक्स है या स्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो जब आप अपनी इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसमें गलतियां आने के चांसेस बढ़ते हैं और फिर हमें कैंसर होने की समस्या, स्पेशली बोन मैरो से रिलेटेड कैंसर्स में इसका बहुत बड़ा। और वैक्सीन, कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे जाके कोविड वैक्सीन के बारे में भी स्टडीज़ आ जाएं। और बहुत सी वैक्सीन हमें इम्यूनिटी को छेड़खानी करती हैं और इसीलिए ये भी मेरा मानना है कि कैंसर की तरफ हमें ले जाती है। यंग एज में स्ट्रोक और हार्ट अटैक तो आप देख ही रहे हैं कितने कॉमन हो गए हैं जब से कोविड वैक्सीन आया है। तो आई एम गिविंग यू ए थॉट प्रोसेस, आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं। फाइजर के अगेंस्ट बहुत सारे स्यूज यूएस कोर्ट्स में चल रहे हैं ऑलरेडी। हार्मोन थेरेपीज जो कॉमनली हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में यूज करते हैं, हम मतलब मॉडर्न मेडिसिन, हम होम्योपैथी में इसको बिल्कुल यूज नहीं करते। डायबिटीज मेडिसिन, जिस तरह से डायबिटीज हमने देखा इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज कैंसर को, अब उस डायबिटीज को कंट्रोल करने की जो दवाइयां हैं वो भी कैंसर प्रोड्यूस करती हैं। इसके आगे रिसर्च पेपर WHO की साइट्स में दिखाऊंगा। अब आप सोच सकते हैं डायबिटीज कितना बड़ा खतरा हो गया, एक तरफ से शुगर, एक तरफ शुगर की दवाइयां। तो फिर तो आप कैंसर की तरफ जाएंगे ही ना, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज पे काम नहीं करेंगे या रिवर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। हम आजकल बहुत ज़्यादा असहनशील हो गए हैं, मतलब ज़रा सी भी हमारे बच्चे को खांसी नहीं आई, हल्का सा बुखार नहीं हुआ, फटाफट गए केमिस्ट और उठाया एंटीबायोटिक और दे दिया। जरा जरा सी प्रॉब्लम पे हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, और खा भी कौन से रहे हैं, थर्ड जनरेशन, जिनके पास हमारे पास शायद एंटीबायोटिक बचे भी नहीं है। सिफिक्समिन हम बहुत कॉमनली देते हैं आजकल, जिफी नाम से आता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, खुद ही जाके खरीद लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसको यूज़ नहीं करना, बट एम्स की स्टडी भी कहती है कि 80% एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से हील होने, थोड़ा सा अगर जुकाम खांसी हो गया तो 2-4 दिन रहने दीजिए अपने बच्चों में, ये नहीं कि जाते ही दवाई खाई, सिट्राजिन खा ली और दवाइयाँ खा के रोक ली उसको। तो एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा है और ये गट माइक्रोबायोम को आपका हिला देता है, ये इसके बारे में आगे रिसर्च में पेपर्स पे हैं। फ्लॉक्सिटिन एंड पैराफिन, ये डिप्रेशन के लिए यूज होती है। सेरोटोनिन अपटेक सिलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं। उसके बाद प्रोटोन पंप इंहिबिटर, ये भी हम रोज खाते हैं, जिसको आप पेंटोसिड या एंटासिड कहते हैं। रोज सुबह उठते ही खाली पेट गोलियां, ये नोन है कि गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा इससे 250% यानी 2.5 गुना बढ़ जाता है। एंड लोसार्टन, एंड ये बहुत कॉमन है, यूज होती है टेल्मा नाम से, जो बीपी लोअरिंग ड्रग्स हैं। ये भी ऑलमोस्ट बहुत सी पॉपुलेशन जो बीपी से ग्रस्त है वो इसको यूज करती है। ये नॉन कार्सिनोजन है, FDA ड्रग्स को रिकॉल कर चुकी है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया उनके पीछे के रिसर्च पेपर। ये हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में आया पब्लिश पेपर था, गवर्नमेंट ने बोला था कि वार्निंग साइंस आनी चाहिए एंटासिड के ऊपर, जो आज तक नहीं आई हैं बाय द वे। ये WHO की वेबसाइट पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि वेलसार्टन, यानी कि वही जो हमने बीपी लोअरिंग ड्रग्स जो कॉमनली टेल्मा नाम से यूज़ करते हैं, प्लस पायोग्लिटाजोन जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है, एंड रेनिटिडिन जो गैस के लिए आप यूज़ करते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड मेडिसिन, डेली यूज मेडिसिन जो हमें कैंसर की तरफ ले जा रही है। दिस इज अनदर सर्जरी, सॉरी रिसर्च पेपर, और इसमें यही बताया कि इस जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग, क्योंकि इन दवाइयों में और बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, धीरे 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 आगे जाके अनर्थ होंगे, हमें पता चलेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड कैंडल, इनमें तो हैवी मेटल टॉक्सिन्स होती हैं, ये सबको पता है, कैडमियम एंड लेड एटसेट्रा। देन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव में हम यूज़ करते हैं, गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, बिस्फेनॉल A एंड
मेन बहुत सारे जो हमने बात की था ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग वो यहाँ से आती है। जीनोएस्ट्रोजन ये लेडीज कैंसर के लिए, फीमेल कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये एक्यूमुलेटिव होते हैं, मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल होंगे नहीं तो आपकी बॉडी में जो आप रोज खा रहे हो बायोडिग्रेड नहीं होने की वजह से वहाँ इकट्ठे होते जाते हैं और ये हमें बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, फाइब्रॉइड्स, फाइब्रोएडिनोमास, ओवेरियन सिस्ट, आप नाम लीजिए, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, जो मर्जी, इनफर्टिलिटी। और कहाँ से आते हैं हम ये जीनोएस्ट्रोजन मिलते हैं कहाँ से हैं? जीनोएस्ट्रोजन हमें फीमेल्स में ब्रेस्ट, ओवरी और एंडोमेट्रियम और मेल्स में प्रोस्टेट और टेस्टिस, इन कैंसर्स के लिए प्रोन करता है। कैसे अवॉइड करें जीनोएस्ट्रोजन को? ये प्रोडक्ट्स कम यूज कीजिए जो हम पहले भी डिस्कस चुके हैं। केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यानी कि ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाइए। थोड़ा महंगा मिले, थोड़ा बुरा दिखने वाला खाना मिले तो भी उसको यूज कीजिए, दैट विल हेल्प यू। एंड देन कम्स डेयरी प्रोडक्ट्स, स्किन एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इनऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हो सके, ये मुझे पता है मुश्किल बहुत है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में है, बहुत सारा सामान आप खुद भी कोशिश करके उगा सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, माइक्रोवेव्स, बहुत सारी स्टडीज पब्लिश करके कि माइक्रोवेव इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज एंड एटसेट्रा, बट प्लास्टिक कंटेनर्स में आप बार बार खाना गर्म करोगे तो देन कम्स प्लास्टिक, जिसमें आजकल आपकी इतनी फूड, जितनी भी आपकी फूड डिलीवरी एप्स हैं सब प्लास्टिक कंटेनर्स में ही आपको खाना दे रही हैं और वो भी गर्मा गर्म उबलता हुआ खाना सीधा उसमें डाला जाता है। एंड प्लास्टिक टॉयज जो बच्चे बार बार मुंह में लेते रहते हैं और मोस्टली मेड इन चाइना। चाइना तो दुनिया को बीमारी देने के लिए शायद देश बना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो ये हमारी बीमारी है ना, डिवाइस। तो ब्लू लाइट क्या करती है? एक तो जब आप रात को सोते हैं तो इसको देखिए, एक तो अलार्म की तरह हम वॉच की तरह यूज़ करते हैं। जब ब्लू लाइट आती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है फोटोन्स की वजह से कि भाई अभी दिन नहीं हुई, दिन हुआ है, सॉरी रात नहीं हुई, तो एक तो नींद आने में देरी होती है। एंड देन ऑल देयर मेमोरी डैमेज, कैंसर्स, मेलाटोनिन की सेक्रीशन को कम करना। तो एटलीस्ट सोने से 1-2 घंटे पहले अपनी सारे स्क्रीन्स ऑफ ले लेने चाहिए। आजकल लेना मुश्किल है, नाइट शिफ्ट्स भी लोग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्यों कैंसर कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो वही जो बात, स्लीप, प्रॉपर स्लीप 6 घंटे की लीजिए, पूरे कमरे में अंधेरा रखिए ताकि मेलाटोनिन सेक्रीट हो, रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। यू कैन यूज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मेलाटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर एजेंट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब हम डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, इंफ्रारेड रेस में जाते हैं, और जब हम एक गहरी नींद लेते हैं अंधेरे में। और यही इस माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को रिपेयर करने का सबसे बड़ा मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, मेलाटोनिन। तो अब ब्रीफ में एक समराइज कर लेते हैं। एक तो घर में जो ये फ्यूमिगेंट्स हम यूज़ कर रहे थे खुशबू के लिए, एयर पॉकेट्स आ गई हैं, ओडोनिल, तो एडवर्टाइज भी ऐसे ही होती हैं ये चीज़ें, तो इनसे दूर रहिए। एयर पोल्यूशन को कम जितना कर पाएँ आप भी अपना स्टेप लीजिए। घर के अंदर भी प्लांट्स रख सकते हो। बिना बात के सीटी स्कैन, एक्सरे मत करवाइए डर के मारे कि भाई जैसे कोविड में हुआ, हर तीसरे दिन लोग लंग्स के सीटी स्कैन खुद ही कराने चले गए थे। देन कॉस्मेटिक्स जुडिशियस यूज़ कीजिए, अच्छी क्वालिटी के यूज़ कीजिए, हो सके तो हर्बल नॉन केमिकल बेस्ड यूज़ कीजिए। हेयर कलर्स तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आपको फ़ायदा देंगे ही नहीं कभी भी। आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स, जो खाना पैक्ड फूड आप खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, उससे बचिए। मेडिसिन को जुडिशियसली ज़रूरत पड़ने पे ही यूज़ कीजिए जितना हो सके। पेस्टिसाइड, केमिकल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं आप, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से बचिए। अब बात करते हैं किस तरह से हम डाइट से क्या अपने डीएनए डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं या डीएनए को डैमेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और एपिजेनेटिक्स इसी फील्ड को कहते हैं। मींस जीन्स को स्विच ऑन, बीमारी के जीन्स को स्विच ऑन या ऑफ करना, या बीमारी से लड़ने वाले जीन्स को स्विच ऑन या ऑफ करना हमारे खुद के हाथ में। सिमिलरली कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स को ऑन करना, ऑफ करना, यही स्टडी, इसी फील्ड को एपिजेनेटिक्स बोला जाता है। और एक कमाल की बात इस रिसर्च में ये आई कि आपकी जो आदतें हैं वो आपके आने वाली जनरेशन के भी जीन्स को स्विच ऑन ऑन ऑफ करने में सहायक है।
मीन्स अपने डीएनए में जो आप डैमेज करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं, तो आप उनको भी बीमारियां या बीमारियों से लड़ने वाले जीन, अब आपकी चॉइस है कि कौन से जीन्स उनको देने। यानी कि अगर आपकी आदतें गलत हैं, आप बर्गर ज़्यादा खाते हो, मोटापा ज़्यादा है आपका, तो आपके बच्चों में भी वही जीन्स या जीन्स को ऑन करने वाले कारण जाएंगे। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, इट्स ए वेरी इंपावरिंग थॉट। अब समझो, अगर हम जीन्स को स्विच ऑन और ऑफ करने की पावर हमारे हाथ में ही आ गई, तो हम क्यों उसको ठीक नहीं कर सकते। और एपिजेनेटिक स्टडी में क्या पता चला, एलियम फैमिली यानी कि गार्लिक, प्याज, उसके बाद क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, ब्रोकली स्प्राउट्स, एंड देन हमारे बहुत एज ओल्ड वैदिक ज्ञान तो है ही, टर्मरिक के बारे में, करक्यूमिन के बारे में, आंवला के बारे में, ब्लैक सीड्स जिसको कलौंजी बोलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी डिटेल है। तो ये कैंसर के लड़ने के वाले तत्व हमें देते हैं, ये तो हम जानते हैं। बट अब इन पे स्टडीज ये बता रही हैं कि ये जीन्स कैंसर पैदा करने वाले जीन्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो कैंसर से कैसे लड़े, कैसे हम ऑप्टिमल एपिजेनेटिक्स को प्रोड्यूस करें, कैसा अच्छा एपिजेनेटिक्स प्रोड्यूस करें, कैसे हम इन कैंसर पैदा होने वाले जीन्स को स्विच ऑफ करें। एक तो गट हेल्थ को अच्छा रखें। गट हेल्थ क्या होता है, हमारे गट में माइक्रोबायोम्स है, और इतने हैं कि हमारी बॉडी के सेल से ज़्यादा है, और एक नहीं 10 गुना ज़्यादा है। तो हम गट माइक्रोबायोम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, फर्मेंटेड फूड खा के, सौरक्राउट, खिमची सैलेड, लाइव फर्मेंटेड फूड जैसे कांजी होती है वो, जो आप बनाते थे पहले, अब तो शायद कोई बहुत कम घरों में बनती है। देन हाई फाइबर डाइट, इन बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है फाइबर, इनको फाइबर देंगे तो ये उस पर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं, तो गट हेल्थ हेल्दी रहती है। तीसरा, शुगर इनको पसंद नहीं है, अल्कोहल इनको पसंद नहीं है, प्रोसेस्ड फूड इनको पसंद नहीं है, तो इससे कम रखें, अपनी बॉडी से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कीजिए। देन सुपर फूड जो हमने बात की, हल्दी, आंवला, ब्रोकली, ओनियंस, गार्लिक, जो एंटी कैंसर तत्व हैं। एंड देन फॉलेट रिच फूड, जो इतना भी रॉ मटेरियल्स, रॉ फूड, स्प्राउट्स आप खाते हैं, फ्रूट्स आप खाते हैं, इन सब में ये पाया जाता है। जो हमने बात की गट माइक्रोबायोम, अब इसको डिटेल में ले जाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे मेडिकल नॉलेज, मेडिकल बुक्स में अभी तक कुछ नहीं लिखा है, और वेस्टर्न लोग इसको अपनाने लगे हैं, बट इंडिया में ये स्टडी या प्रैक्टिस आने में अभी और 15-20 साल लग जाएंगे। तो हमारे गट के अंदर 20 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि हमारी बॉडी सेल से 10 गुना ज़्यादा सेल्स रहते। तो ये कहना गलत नहीं हो कि हम बड़े घमंड करते हैं, हम ह्यूमंस, मैं हम ह्यूमंस जो है ना, एक तरह से पैरासाइट हैं, जो अपनी बॉडी में रहने वाले माइक्रोब्स के साथ जी रहे हैं एक तरह से। तो जितने जीन्स हमारे पास है, उससे 10 गुना जीन्स इनके पास है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर हम जीन्स को सही करने वाली डाइट देते रहे इनको, माइक्रोब्स को, तो ये हमारे जीन्स को भी सही रखेंगे और हमें कैंसर से बचा सकते हैं। ये रिसर्च पेपर हैं जो इसी बात को, जो मैंने अभी की, कि किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को, इम्यूनोथेरेपी को और कैंसर से लड़ने को गट माइक्रोबायोम हेल्दी हेल्प करता है। अनदर रिसर्च पेपर, अगेन अनदर रिसर्च पेपर, गट माइक्रोबायोम, इस पे अभी रिसर्च शुरू ही हुई है। तो बेसिकली अगर हम इस तरह का खाना खाएं, अपने एपिजेनेटिक्स को, गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखें, तो कैंसर से हम ज़रूर बच सकते हैं। अब डाइट की बात कर लेते हैं, जो हमने डिटेल में, कौन सी डाइट हमें कैंसर देती है और किस डाइट को खाएं जिससे हम कैंसर को ठीक कर पाएँ या बच पाएँ। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट या स्टैंडर्ड इंडियन डाइट भी यही है। हमें मान लो 2000 कैलोरी चाहिए, वैसे तो 2000 कैलोरी कोई इंडियन खाता नहीं है नॉर्मली शहरों में, हम लोग 3000 3500 कैलोरीज ही खा रहे हैं, तभी हम मोटे हो ही जा रहे हैं, ओबेसिटी इतनी रैम्पेंट हो गई। तो मान लो 2000 कैलोरी जो नॉर्मल इंसान को चाहिए, 18 से 2, डिपेंडिंग ऑन आपका फिजिकल लेबर कितना है। उस 2000 कैलोरीज में से आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, रियलाइज कीजिए, 70% आपका कैलोरीज आटे से आती है या दूध से आती है और चीनी से आती है, और तीनों में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तीनों हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा नहीं है, अगेंस्ट है। तो ये तीनों हमारे गट माइक्रोबायोम या बैक्टीरिया को पसंद नहीं है। 5-7% आप थोड़ी सी सब्जी खा लेते हो, बाकी बचा डेयरी प्रोडक्ट, या कुछ लोग अंडे मीट से बुर लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्यों हमें ये डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस देती है, मोटापा देती है, और फिर कैंसर के लिए प्रोन करती है। तो क्या डाइट होनी चाहिए, ये देखिए, 98% इंडियंस को इनफ वेजिटेबल्स ही नहीं खाते हैं। डाइट एक्चुअली, हमारा डाइट पिरामिड इस तरह से दिखना चाहिए कि मेजर चंक तो आए आपका वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, रॉ
चीज़ों से, जिसमें आप एंटी कैंसर जो सुपर फूड्स हैं वो भी ऐड करें, जैसे आंवला, हल्दी, कलौंजी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली स्प्राउट्स, इस तरह की चीज़ें आप ऐड करें, ताकि ये फंक्शनल फूड दवाइयों की तरह काम करके कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को न्यूट्रलाइज करता रहे। एंटीऑक्सीडेंट जैसे ग्रीन टी, मशरूम्स, ठीक है। फिर आप उसके बाद फ्रूट्स आ गए, उसके बाद जाके जो जगह बचे उसमें थोड़ी बहुत आप अनाज को जगा दीजिए, या अगर आपको दूध पीना है या आपके डिसीजन है, या नॉनवेज खाना है तो वो। बट वाई गो वैगन? अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीगन डाइट से ही आप बीमारियों से वीगन का मतलब होता है कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना। तो ये ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल ने भी पब्लिश कर दिया है, और मैं भी यही कहता हूँ कि मेरी रिसर्च भी यही, मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि कैंसर, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़, जूनोटिक डिजीज़ तो पता ही आपको, कोविड एंड ऑल, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स से आता है, इसे यूज़ करना चाहते हैं। कोलोन कैंसर पे तो रिसर्च हो ही चुकी है कि कोलोन कैंसर तो मीट ईटर्स को ही ज़्यादा होता है। ये कुछ रिसर्च पेपर हैं इसी बात के लिए। डिसीजन अगेन मैं बोलूँगा, क्योंकि मिल्क और नॉनवेज को लेके हम बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आजकल हमें मिलती है, तो और हमारा हार्ड वायर्ड है, तो उसको डिसीजन लेने के लिए मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट्स दे रहा हूँ, डिसीजन आपने लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जो हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पढ़े थे कि ये हमें कैंसर देते हैं। सिमिलरली मीथियोनिन, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में ज़्यादा पाया जाता है, ये कैंसर सेल को बहुत पसंद है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। देन जो वेजिटेबल्स लैब में टेस्ट किए गए कि जिन वेजिटेबल जूसेस से कैंसर सेल मरते हैं, उनमें सबसे आगे आए ब्रोकली, ब्रोकली स्प्राउट, क्रूसीफेरस यानी कैबेज से रिलेटेड फैमिली, एंड एलियम फैमिली यानी कि गार्लिक एंड जो आपका ओनियन। यहाँ पे एक बात और कहूँगा, हम सात्विक फूड में समझते हैं ओनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यह तामसिक फूड है। तो सात्विक और उसकी कैटेगरी आप खुद अपने लिए डिसाइड कीजिए। मेरा मानना है कि हम प्लांट बेस्ड फूड खा सकते हैं, और हमें कैंसर से अगेंस्ट लड़ना है। तो ये रिसर्च पेपर डाइटरी फाइबर की बात कर रहे हैं अगेन, कि ये अगर हम फाइबर खाएंगे तो हम वैसे ही पतले रहेंगे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को रोकेंगे, तो कैंसर सेल्स तो वैसे ही नहीं रहेंगे। चाइना और जापान में ग्रीन टी और मशरूम बहुत पाए जाते हैं, और उनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कम रेट में है, कंपेयर करें अगर उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज से और इंडियंस। तो अब इन सब से अब क्या निष्कर्ष निकला कि कैंसर इज डेफिनेटली प्रिवेंटेबल। हमें डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि डाइट कौन सी प्रिवेंट कर सकती है कैंसर को, और हील कैसे कर सकती है। ये सब जानने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को मीठा कितना पसंद है। प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक में अपनी फेवरेट मिठाई या डिज़र्ट का मेंशन कीजिए, ज़रूर करना इसको, ठीक है। तो जो डाइट हील करेगी, इसमें दो मेजर पार्ट हम आपसे प्ले करेंगे, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी फास्टिंग। अब मुझे पता है सबको गुलाब जामुन, गजरेला, खाने के बाद ठंडी खीर, आइसक्रीम, कुल्फी बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। डॉक्टर ऑटो वारबर्ग ने, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1924 में, ही वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने वारबर्ग इफेक्ट प्रूव किया था। वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है? जैसे आप लोगों को बहुत चीनी पसंद है ना, मीठा बहुत पसंद है, ऐसे ही कैंसर सेल्स को भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट कैंसर सेल तकरीबन 10, 12, 15 गुना शुगर खा जाते। यही डॉक्टर वारबर्ग ने प्रूव किया था। इसी को हमने वारबर्ग इफेक्ट का नाम दिया था जब हमने माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की स्लाइड को देखा था। इसी वारबर्ग इफेक्ट को यूज़ करके हमने कैंसर के अगेंस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर का डायग्नोस्टिक टूल है वो डिज़ाइन किया, जिसे पेट स्कैन कहते हैं। पेट स्कैन में हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ग्लूकोज क्या, शुगर ही है ना। तो और उसकी वो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज फिर ब्लड में जाता है, और फिर हम आपकी सीटी स्कैन इमेजिंग यानी पॉजिट्रॉन एमिट पेट स्कैन की इमेजेस ले लेते हैं। अब जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स होते हैं वो तो चीनी ज़्यादा खाएंगे, जैसे मैंने बताया नॉर्मल सेल के अगेंस्ट, तो वो चमक के दिखने लगते हैं इसमें। तो पेट स्कैन का डिज़ाइन इसी से हुआ। तो अब समझ लीजिए, जितना आपको मीठा पसंद उतना ही कैंसर सेल्स को उससे भी ज़्यादा पसंद है। तो अब कैसी डाइट लेनी चाहिए, ये सवाल
कुछ तो आपके दिमाग में सोच पैदा करेगा। तो अब रोज़ की जो मैंने गलतियाँ बोली, हम चाय को स्वैप नहीं कर सकते। अगर चाइना और जापान की औरतें अपने आप को ग्रीन टी पी के बचा सकती हैं बिना चीनी के, तो बस इतनी सी बात है कि हम काली चाय पी लें, चाय का नशा भी पूरा हो जाए और बीमारियों से भी बचें। और जो हमने बात की कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की, 3 कप चाय पी ली तो 9 किलोमीटर जितनी आपको सैर करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। तो समझ लीजिए चाय कितना बड़ा, हर प्याली, एक प्याली चाय आपको कैंसर देती सकती है। तो रोज 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 ये जब गलतियां होती हैं और एक्यूमुलेट हो जाता है ये जेनेटिक डैमेज और इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा, तो हमें कैंसर मिलता है। ये स्लाइड वही चीज, अब वार्बर इफेक्ट हमने डिस्कस किया, आप समझे आप वार्बर इफेक्ट कैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को डैमेज कर रहा है। डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को रिसेंटली 2016 में नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यानी प्रूव किया ऑटोफेगी। क्या होता है ऑटोफेगी? ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, यानी सेल्फ ईटिंग। हमारी बॉडी सेल्फ ईट कर सकती है कैंसर सेल्स को। कैसे? अब आप जानते हैं, मैं हम सब बोलते हैं कि बॉडी में बहुत सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, बट हम उसको अलाउ ही नहीं करते। या तो उसको डिस्टर्ब करते हैं दवाइयाँ ले लेके, या हमारी डाइट में वही गलती है कि हम बॉडी अपने आप को ठीक ही नहीं कर पा रही। तो ऑटोफेगी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने बताया, जब जब सेल डिवाइड होगा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं, उनके अंदर के मटेरियल्स भी डिवाइड होते हैं। तो जब डिवाइड होता है, डिवीजन के टाइम अगर बार बार डिवाइड होते होते अगर इसमें म्यूटेशंस आ जाएं, यानी कि उसके डीएनए के अंदर जो जीन है वो बिगड़ जाएं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी बिगड़ जाएगा। अब ये बिगड़ गया, अब ये बिगड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे नए सेल्स में जाएगा, तो नए सेल्स भी बिगड़े हुए होंगे, उनके अंदर इंफॉर्मेशन भी बिगड़ी जाएगी, तो वो फिर ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जो ट्यूमर सेल्स को बढ़ावा देंगे। इसी तरीके से अगर ऑटोफेगी का कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी कि अगर ये बिगड़ा हुआ डीएनए हमारी बॉडी खुद ही खा जाए, तो ये नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफर नहीं होगा और कैंसर सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब ऑटोफेगी तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म हुआ फिर कैंसर से लड़ने का, तो फिर ऑटोफेगी को कैसे हम प्रोड्यूस करें? जब भी हम कुछ खाते हैं, जैसे ही मुंह पे शुगर जाती है, ग्लूकोज जाता है, तो बॉडी इंसुलिन बनती है। अब इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन है, और हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा इंसुलिन मात्रा यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा दोनों कैंसर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। अब जब हम नहीं खाएंगे कुछ, तो इंसुलिन घटता है, तो इंसुलिन घटता है तो फैट जलता है, यानी हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर रहे हैं कुछ ना खा। कुछ ना खाने को प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फास्टिंग। पहला ग्राफ आपको दिखा रहा है जो आप आज कर रहे हो, सुबह नाश्ता, रात को डिनर किया, डिनर के बाद थोड़ी देर सो गए तो फैट बर्निंग स्टेज में आ गए इंसुलिन का। नाश्ता किया, चाय पी ली, फिर लंच कर लिया, फिर शाम की चाय पी ली, फिर डिनर कर लिया, डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए, हो गया। समझ गया अब कैसे आपने इंसुलिन को बढ़ा के रखा, फैट को स्टोर किया। अब हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16 घंटे 8 घंटे की विंडो वाली फास्टिंग करते हैं, यानी 8 घंटे में खाना है, 16 घंटे में नहीं खाना, तो आपने नाश्ता किया, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, तो आपका इंसुलिन फैट बर्निंग, इंसुलिन घट गया, फैट बर्निंग स्टेज आ गई। सिमिलरली आगे भी। और अगर हम लंबे फास्ट कर लें, यानी 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, मे बी वाटर फास्ट, या और लंबा खींचना है तो जूस फास्ट कर लीजिए, जिसमें आप ऐसे जूस ले लीजिए जिसमें चीनी की मात्रा कम हो, तो आप देखिए कितना लंबी देर तक इंसुलिन नीचे रहता है, फैट बर्निंग स्टेज में आप रहते हैं, और यहाँ पे आप जो ऑटोफेगी है उसको ट्रिगर करते हैं। और ऑटोफेगी यानी फास्टिंग के इतनी सारी बीमारियों से लड़ने में फायदे हैं। आप जो मर्जी बीमारी का नाम ले ले, सब में फास्टिंग का रोल पाया जाएगा। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स आजकल बहुत कॉमन हो गया, अल्जाइमर, ब्रेन फैग, हार्ट डिजीजेस, ऑटो कैंसर, बहुत कुछ जो मर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज में स्पेशली। तो ये रिसर्च पेपर प्रूव हुआ कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और फास्टिंग यूज करके हम माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ बढ़ी तो ट्यूमर सेल्स ठीक हुए और कैंसर ठीक हुआ। इसी तरह की डाइट हमारे स्टॉलवर्ड्स ने भी किताबों में लिखी है। हमारे मीन्स होम्योपैथिक जो सीनियर डॉक्टर्स हुए हैं, जिन्होंने कैंसर के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली कैंसर को ठीक किया है, उनकी बुक्स में इसी तरह की डाइट लिखी है कि आपको
वेल्थ एंड लग्जरी से प्रिवेंट होना चाहिए, आपको दूध कम पीना चाहिए, आपको वेजिटेबल रॉ पे आना चाहिए, इसी तरह की बातें जो हम प्रोत्साहन में डिज़ाइन करते हैं। लेकिन ये कोई मॉडर्न साइंस नहीं है, ये सब वैदिक ज्ञान है। महर्षि वाघभट्ट ने आज से 2000 साल पहले फास्टिंग के बारे में लिख दिया। अब इन जनरल बात करें, कैंसर हमने पता कर लिया कि एक होलिस्टिक डिजीज है, नॉट ए लोकल डिजीज। तो कैंसर को ठीक करने के लिए भी एक होलिस्टिक मैकेनिज्म ही लगेगा, होलिस्टिक प्रोटोकॉल ही लगेगी, होलिस्टिक तरीका ही लगेगा। ह्यूमन एस्पेक्ट के 3 मेजर एस्पेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के। केमिकल एस्पेक्ट यानी कि डाइट जो हम खाते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट यानी कि मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, एंड इमोशनल एस्पेक्ट यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन तीनों पे काम करना पड़ेगा अगर हमें कैंसर को ठीक करना है। तो डाइट के बारे में हमने बात कर ली कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी चीनी कम खाना और फास्टिंग करना। तो चीनी कम खाएंगे तो हम लोग स्पेशली क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट इन आर कैंसर पेशेंट एंड सम आर रेगुलरली यूजिंग इट एंड हैविंग गुड रिजल्ट्स। तो इसके लिए हम लोग ने डिज़ाइन किया है वीगन कीटो डाइट, हम बोलते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक डाइट है जो कैंसर के अगेंस्ट ही काम करती है, सब लोगों के लिए ये हेल्दी नहीं है, और इसको गाइडेड रूप से डॉक्टर की या डाइटिशियन की गाइडिंग में ही करना है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन कैंसर पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल है। यानी कि आपने जो टोटल कैलोरी इनटेक आपका डिज़ाइन है, कितनी आपकी बॉडी नीड के हिसाब से, उसका 75% आप फैट से लीजिए। वीगन फैट कहाँ से आता है, नारियल से, नट्स से, नारियल के तेल से, एवोकेडो आप ले सकते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं ताकि फाइबर ज़्यादा जाए, कार्ब्स कम जाए। एंड देन 20% प्रोटीन से एंड 5% सिर्फ कार्ब से। आपने कार्ब को कट डाउन कर दिया ना, तो आपने वार्बर इफेक्ट को रिवर्स कर दिया। वार्बर इफेक्ट नहीं दे रहे आप, कैंसर सेल को कुछ मिलेगा नहीं, तो अब कैंसर सेल को जब खाने को नहीं मिलेगा तो वो मरेंगे। इसे कहते हैं स्टारविंग योर कैंसर। इस नाम से एक बुक भी लिखी गई है, डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, जेन मैकलेलैंड ने, जो 2 एग्रेसिव कैंसर से खुद लड़ी हैं बिना दवाइयों के। जो हमने फास्टिंग की बात की, क्यों फास्टिंग बेनिफिट है, और सनातन धर्म में, वैदिक ज्ञान में, वैदिक साइंस में इसको बहुत टाइम से लिखा जा रहा है और प्रॉपरली। लेकिन आजकल फास्टिंग जो हम करते हैं नवरात्रों में, कि भाई स्पेशल नवरात्रा थाली बन रही है, स्पेशल बाजार भर गए हैं स्पेशल नवरात्रा चिप्स से, वो कोई फास्ट नहीं है ना, उसका कोई फायदा मिलेगा आपको। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग में जैसे जैसे इंसुलिन कम जाती है ग्राफ में, वैसे वैसे ऑटोफेगी बढ़ती है। तो कैंसर से लड़ने के लिए हमें ऑटोफेगी को ट्रिगर करना है। दूसरा एस्पेक्ट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, मूवमेंट। ज़्यादातर आप देखेंगे कैंसर पेशेंट को बोल देते हैं यार रेस्ट करो, बेड पे आ जाते हैं, वो कुछ नहीं करते मूवमेंट, और ना उनको मोटिवेट किया जाता है। डॉक्टर्स भी इस बारे में बात नहीं करते। 50% से ज़्यादा कैंसर में ये देखा गया है कि एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है उनको प्रिवेंट करने में, उनको ठीक करने तक में। ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं। एक ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, इन्होंने 15 साल तक ऑलमोस्ट 5,500 5,500 के करीब लोगों को, एक कॉलेज के एलुमनाई को ट्रैक किया, और उनमें देखा कि कंट्रोल स्टडी है ये, यानी कि कुछ एथलीट थे और उन्हीं के अगेंस्ट उतना ही नंबर नॉन एथलीट्स का था। तो एथलीट्स जो कॉलेज में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, उनमें कैंसर का खतरा बहुत कम था, कैंसर उनको बहुत कम हुआ। ये एक बहुत वाइड स्प्रेड स्टडी है, बहुत बड़े साइज की स्टडी है, जिससे हमें पता, खुद ही समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ और कैंसर ठीक करने में, कैंसर प्रिवेंट करने में। थर्ड एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट। ये कुछ नई बातें आपको यहाँ सुनाई देंगी जो शायद आपको बड़ी अजीब भी लगे, बट लिसन टू इट। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं क्रॉनिक, हमारा कॉर्टिसोल बढ़ता है जिससे शुगर बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, मोटापा होता है, ये तो हम जान चुके हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली स्ट्रेस हमें प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही कैंसर सेल्स को एक फर्टाइल ग्राउंड देता है कि वो बढ़े। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर को मैनेज करने में या कैंसर को ठीक करने में। ये हम प्रोत्साहन में वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन बॉल मेडिटेशन। इसका मतलब है हम इसमें विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं, यानी इमेजिनेशन को। इसमें हम इमेजिन करते हैं कि एक गोल्डन बॉल हमारी बॉडी के पार्ट्स के थ्रू जा रही है लाइट देते हुए। ये मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। और विजुअलाइजेशन यानी कि
विजुअलाइजेशन, आप ये अगर इमेजिन करें कि भाई कोई ना कोई हीलिंग फोर्स हमारे अंदर जा रही है, हमारे ट्यूमर सेल्स को मार रही है, तो ऐसा हुआ है। लोगों ने सिर्फ वीडियो गेम खेल खेल के ही अपने कैंसर को ठीक भी किया है, ऐसे कई केसेस सामने आए। तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर सुनते ही डर नहीं आना चाहिए कि भाई हम डर गए कैंसर को लेके, और डर आते ही हम घबरा जाते हैं और फिर हमारे बॉडी में नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन नेगेटिव प्रोड्यूस होते हैं, और फिर कैंसर को और बढ़ावा मिलता है। तो इरिस्पेक्टिव आप क्या ट्रीटमेंट पद्धति यूज करते हो, आप विजुअलाइजेशन को कोई भी यूज कर सकते हैं। आप विश्वास रखिए कि हम कैंसर को, जब ये बॉडी खुद कैंसर बना सकती है तो कैंसर ठीक भी तो खुद ही कर सकती है कि नहीं। तो ये रिसर्च पेपर क्योर में हुआ था, इसमें पेशेंट ने खुद पेशेंट्स के 14 साल रिमिशन में रहे, जो 14 साल तक उनको दोबारा कैंसर नहीं आया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। एक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है, उन्होंने एक गेम डिजाइन किया जिसका नाम है फूड इट फोल्ड इट सॉरी फोल्ड इट उस गेम का नाम है। और उन्होंने देखा है कि फोल्ड इट खेलते हुए वो बेसिकली एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की गेम उन्होंने बनाई है। जैसे हमारी बॉडी में वेरियस प्रोटीन जो सेल को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको कैसे डिवाइड होना है, क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो तो जीन से पहले प्रोटीन, प्रोटीन से फिर सारे फंक्शन होते हैं। तो ये फोल्डेड जो गेम है ना, ये खेलने से उन्होंने देखा कि हम अपनी बॉडी के प्रोटीन प्रोडक्शन में भी चेंजेस ला पा रहे हैं। तो अगर इस पे हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक को ठीक से यूज करें तो हम अपनी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहे हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो ट्यूमर सेल्स को जो सिग्नल मिल रहा है ना कि वो रैपिडली ग्रो करे, उसको भी चेंज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन को यूज करके। ये अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस में। तो सी, वीडियो गेम खेल के भी हम पेन को तो कम कर ही सकते हैं ना बच्चों के। ये स्पेनिश स्टडी है, ये फोल्डेड, आप इसके बारे में ये वाइकीपीडिया से ही लिया है मैंने, और ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च ऑलरेडी इन प्रोसेस है। बट अगेन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब हमारे वेदास हमें पहले ही बता चुके हैं। ऑक्सफोर्ड रिसर्च इंसाइक्लोपीडिया में प्रिंटेड आर्टिकल है कि हिंदू बहुत प्रैक्टिस पुरानी है, हिंदू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन ये एक इमेजिनेशन है, लाइट का व्यू करना है, इसी पे बेस्ड हमारी मेडिटेशंस हैं सारी। तो स्ट्रेस को मैनेज करना तो है ही है, उससे आगे जाके हमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक को भी यूज करना चाहिए कैंसर को अगर ठीक करना है। और इन्हीं सब को बेसिकली मिला के हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिज़ाइन किया है। आप ये सब फ्री सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे होती है, आप इनको यूज़ कीजिए, खुद भी ठीक होइए, अपने जानने वालों को भी ठीक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी किसी भी ज़रूरत की या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, वी हैव अ डेडिकेटेड न्यूट्रिशन। और ये सब प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर गरिमा जो अब हमारे साथ जुड़ेंगी, वी डेफिनेटली वांट टू, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज डाइट को लेके है, आप प्लीज़ गो हैड। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। I am unmuting you all. I am. I will request Dr. Garima to introduce herself. Yeah. Hi, everybody. Am I audible? Yes. Yeah, hi. So, first of all, I want to congratulate you all to come for the participation in this webinar, because I can assure you, Dr. Jayan Sharma is the go-to person for all your, all your queries, all your needs, whatever is there. I've known him since 15 years, and he was such a popular person, not just amongst his classmates and juniors, but his teachers, his faculty, everybody. So that's a very positive thing that you have done in your life, that being present in the webinar. And I'm honored to be here to be a part of his Protsahan program. Dr. Garima, And excuse me. yeah. Sorry for the interruption. आप थोड़ा सा कैमरा मूव कीजिए. Oh, Yeah, sure, sure. yeah, Is it better yeah, now? yeah.
Okay, That's fine. okay. Thank you. So that is what I want to tell you about him, what I know. The other thing, the प्रोत्साहन program, जब से मैं इससे जुड़ी हूँ और जब से मैं इसे देख रही हूँ, it's such a well designed and well researched program. इतनी अच्छी डिटेल्स और इतनी पॉजिटिव डिटेल्स इन्होंने बात की है अपने एक पेपर के बारे में, जो कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिजीज. Cancer as a metabolic disease is not just a review paper. There is a whole book on it. It's called Cancer is a Metabolic Disease by Dr. Thomas Seyfried. डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड खुद एक नॉर्थ अमेरिकन फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इतने साल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी दे दे के अपने पेशेंट्स को ये रियलाइज किया कि क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं जो हम नहीं उससे पूरा कर पा रहे और कैंसर को हम नहीं ट्रीट कर पा रहे. देन ही गॉट इनटू द मेटाबॉलिक एस्पेक्ट ऑफ द cancer disease, and now he has extensively done his research on cancer as a metabolic disease, and जिसके results आपको डॉक्टर शर्मा ने present किया अभी. And that's absolutely, and that's like such a wonderful thing that has been discovered and is helping people all over. Secondly, जो उन्होंने बात की कीटो वीगन डाइट की, अब many cancer patients ask me, मैम फैट तो बड़ा अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, शरीर के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो क्यों आप फैट वाली डाइट दे रहे हो जिससे हम अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं. तो लाइक डॉक्टर शर्मा सेड कि ये डाइट, पहली बात, नॉट एवरीबडी शुड टेक दिस डाइट. दिस डाइट हैज टू बी टेकन अंडर प्रॉपर गाइडेंस. एंड व्हाई फैट, स्ट्रेस ऑन फैट इज मोर. देखिए, कीटो वीगन कीटोसिस की बात की डॉक्टर शर्मा ने कि हम अपने बॉडी का फ्यूल जो है वो ग्लूकोज से कीटोन्स पे शिफ्ट कर रहे हैं. बात मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की उन्होंने इतना सारा. तो आप ये जानिए, जो हमारा नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, लेट्स से इन अ कैंसर पेशेंट, नॉन कैंसर सेल्स का जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट कैन फीड ऑन कीटोन्स एंड ग्लूकोज. ठीक है, वो ग्लूकोज और कीटोन्स पे फीड कर सकता है. लेकिन एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपका कैंसर सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई भी आपकी बॉडी में डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की हमने बात की, वो जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज पे फीड नहीं, वो कीटोन्स पे फीड नहीं कर सकता. तो जब वो कीटोन्स पे फीड ही नहीं करेगा, जब उसको खाने के लिए बॉडी में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अपने आप उसका नंबर कम होगा. जब अपने आप उसका नंबर कम होगा तो ऑब्वियसली आप रेमिशन की तरफ जाएंगे. सो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ डाइट इन अ कैंसर पेशेंट, कि हमारे डाइट में थ्रू फैट्स जो हम अदरवाइज हाँ इतना मात्रा में नहीं खाएंगे, बट व्हाई डज दैट फैट बिकम इंपॉर्टेंट इन कैंसर? So ketosis is a very good phenomena to introduce in a body of a cancer patient or patient with other inflammatory disorders. Even in, there is an ongoing research. You can see Thomas Seyfried के videos देख सकते हैं आप. Then there is another doctor, Dr. Eric Berg, who is doing a really good job regarding this, and there is a lot of research available. ठीक है. दूसरी उन्होंने बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. ऑटोफेगी इज अ वंडरफुल प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज इन्फ्लेमेटरी एंड एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम योर बॉडी. बॉडी खुद ही खा जाएगी, उसको बाहर से किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. दूसरी बात, कीमोथेरेपी जो हम देते हैं, देखिए अगर ग्लूकोज की मात्रा ऑब्वियसली बॉडी में ज्यादा है तो इंसुलिन स्पाइक्स आएंगे हमारी बॉडी में, राइट. और ये जो इंसुलिन स्पाइक्स है, ये इंसुलिन जो है वो कीमोथेरेपी के ड्रग्स को अच्छे से काम नहीं करने देता. तो आप इतना डिफिकल्ट ट्रीटमेंट गो थ्रू कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट, अपनी बॉडी को इतना हार्म दे रहे हैं थ्रू दैट कीमोथेरेपी, और वो कीमोथेरेपी ही आपको काम नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द रेज्ड इंसुलिन इन योर बॉडी. सो जस्ट इमेजिन, ये तो डबल एज स्वॉर्ड हो गई ना, कि आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे क्योंकि इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है बॉडी में. ठीक है. तीसरी मात्रा आती है, लोग कहते हैं कि तीसरी बात कि भाई प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कैसे होगा, इतने से प्रोटीन से कैसे होगा, प्रोटीन से ही तो सेल्स बनते हैं, प्रोटीन से ही तो सब काम होता है. तो इसके लिए मैं आपको एक बता दूं बात कि अदर देन कीटोसिस, जो मैंने 2 डॉक्टर्स का नाम लिया, दे आर स्टडिंग एक्सटेंसिवली ऑन अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटामिन, एंड इट हैज बीन फाउंड कि ग्लूटामिन की वजह से भी कैंसर सेल्स थ्राइव करते हैं. तो अगर हम कीटोसिस के थ्रू उनकी मात्रा भी बिल्कुल मिनिमम कर दें तो ऑब्वियसली वो थ्राइव ही नहीं करेंगे. तो जो 2 चीजें थी, ग्लूकोज और ग्लूटामिन, जो आपकी बॉडी में भर भर के जा रहा है इन द नॉर्मल डाइट दैट वी टेक ऑन एवरीडे बेसिस, और कैंसर पेशेंट्स को भी बोलते हैं ना इतना ज्यादा प्रोटीन खाओ, स्पेशली द डेयरी प्रोटीन्स दैट यू आर ईटिंग. दही खाओ, पनीर खाओ, दूध खाओ, इससे ताकत मिलेगी. ताकत नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है.
ठीक है। फिर तीसरी में बात, सिंस प्रोटीन्स की ही बात कर रहे हैं तो हम प्लांट प्रोटीन पे जाते हैं। अब लोग कहते हैं सोया खाएंगे, अरे सोया में तो फाइटोएस्ट्रोजन है, अरे उससे तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ेगा। आपको पता है डॉक्टर शर्मा ने बात की चाइना और जापान में, वहां पे ब्रेस्ट कैंसर रेट्स कितने कम है। एंड सोया इज देयर स्टेपल डाइट, मतलब सोया के वो उनकी तो एवरीडे बेसिस पे सोया सोया प्रोडक्ट्स खाते हैं वो, जैसे हम लोग आलू चावल खाते हैं वो सोया प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो इतनी स्टडीज हुई हैं ऑन दिस दैट हाउ सोया इज हेल्पिंग, द आइसोफ्लेवोन्स इन सोया इज हेल्पिंग फाइट ब्रेस्ट कैंसर। सो प्लीज अपने मिथ्स, अपने डाउट्स सही सोर्स से करेक्ट कीजिए। गूगल पे किसी ने कोई ब्लॉग डाल दिया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डोंट go by that study. Find the correct studies, the correct research papers, like Dr. Sharma has showed from PubMed. There is this another website, ResearchGate. So please get your sources right under the guidance of your doctor, of your dietitians, and then make a proper decision for yourself. Okay, so that is, I think that is what the things I wanted to convey, that why this diet is so helpful and so good, and there are wonderful upcoming results from this. And everything else that you would want to know about this, Dr. Sharma is there, I am there. So yeah, so I think somebody wants to ask something. Dr. Sharma, can you please unmute? I have unmuted. Yeah. Okay. Yeah. You all are unmuted. Good You can. morning, Yes. ma'am. मैम आई हैव अ डाउट कि जैसे सर ने बोला कि माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स में हम खाना गर्म नहीं कर सकते, बट हम हमेशा से चीनी मिट्टी के बर्तन में करते हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? मैम आप यूज कर सकते हैं, बट देखिए अभी डॉक्टर शर्मा ने, इफ यू वुड सो, माइक्रोवेव किस चीज पे काम करता है, हम अपने आप को हर तरीके की रेडिएशन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब माइक्रोवेव, अगर हम वैसे तो अपने आप को उन रेडिएशन से प्रिवेंट कर रहे हैं, बट हम माइक्रोवेव की रेडिएशन अपने फूड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है ना। एंड प्लस चीनी मिट्टी इज ओके, चीनी मिट्टी इज वंडरफुल टू कीप योर फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, बट अगर अगर हम माइक्रोवेव का ही ना यूज करें, उसका ही इस्तेमाल कम कर दें, व्हाई नॉट जस्ट हीट ऑन द नॉर्मल स्टोव? ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वर्किंग, आपके ऑफिसेज वगैरह में रहता है, बट ट्राई एंड यूज ग्लास कंटेनर्स। अगर माइक्रोवेव आप नहीं अवॉइड कर सकते, ट्राई एंड यूज, लाइक यू सेड, चीनी मिट्टी या ग्लास कंटेनर। डोंट यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक की वाटर बॉटल भर भर के पानी बेचते हैं ना, प्लास्टिक जो वाटर बॉटल है ना, दैट हैज, इन अ स्टडी इट हैज बीन फाउंड दैट द molecules, the micromolecules that the plastic bottle is releasing in the water is becoming the commonest cause for cancer. So please avoid प्लास्टिक को। तो अपना, अब देखिए हमारे इंडिया में तो प्लास्टिक कभी था ही नहीं, ये सब कोका कोला की देन है, और ऑल इन सब चीजों से हमारे इंडिया में ये आया है। हम लोग ने तो हमेशा ही दही भी अपना चीनी मिट्टी, लाइक यू आर सेइंग, हम उसमें जमाते थे, पानी भी अपना घड़े में रखते थे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, द चेंजेस दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट। एंड इतना बुरी तरीके से it has entered in our life from all the levels कि I understand it becomes difficult to get rid of all the things, but it's not difficult, it's not at all impossible, like he said. छोटे changes we can all do. हाँ बताइए। Another thing, the sorry to interrupt, the basic science अगर आप देखेंगे कि माइक्रोवेव खाना गर्म कैसे करता है, तो ये क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस जो खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, Exactly, उनको हायर स्टेट में रेडिएट करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। अगर आप जानेंगे, मतलब केमिस्ट्री बैकग्राउंड में आप पढ़ते थे हम लोग, वो पी एक्सिस, एस एक्सिस, इलेक्ट्रॉन की हायर स्टेट, लोअर स्टेट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चले जाता है, और फ्री रेडिकल्स क्या है, हायर स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स। जो अब आप खुद सोचो, सिंपल सा फैक्ट है, हम अगर हाई एनर्जी स्टेट में ओवर एक्साइटेड रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ तो गड़बड़ करेगा ना सेल में। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप साइंस लॉजिक भी लगाइए, सिर्फ साइंस पेपर, रिसर्च पेपर पे मत जाइए। और एक और बात बताऊं, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, बिकॉज हिटलर की बात करें, हिटलर की साइंटिफिक टीम बहुत एडवांस थी उस समय। ही हैड सेकंड जनरेशन जेट जो आज बन रहे थे 85 में। तो उस वक्त एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि माइक्रोवेव का पहला यूज ही तब हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, कि उनको खाना गर्म करना था सेना के लिए। उस वक्त ये रिसर्च आई थी सामने, लेकिन उसको दबा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि कैसे फार्मा लॉबीज एंड अदर लॉबीज आर वर्किंग ऑन थिंग्स। तो मुझे नहीं लगता कि हमें माइक्रोवेव घर में रखना भी चाहिए, मेरे घर में नहीं है वैसे।
सर वन मोर क्वेश्चन, आपने डिओड्रेंट्स के यूज को भी करने के लिए मना किया, तो उसका क्या ऑल्टरनेट है? मेरे पास ऑल्टरनेट का आंसर होता नहीं है, क्लिनिक पे भी लोग पूछते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करता। कभी कभी आप ऑन क्लोथ्स लगा लीजिए, कभी जाना है पार्टी में, यानी हाँ, रोज नहाने वाले आदमी का, और जो टॉक्सिक डाइट नहीं लेगा उसको वैसे भी स्मेल मेरे को नहीं लगता ज़्यादा आएगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Yeah, प्लीज, yeah. प्लीज गो अहेड। हेलो गरिमा मैम। हेलो गरिमा मैम। हाँ, यस यस, बताइए प्लीज। मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ कि एक्चुअली क्या है कि मैम मेरा ना एक 15 इयर्स का बेटा है। आप हाँ जी। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, उससे थोड़ा सा। कैमरा मैम सर प्रोविजन नहीं है कैमरा का मेरे पास। आई अच्छा, एम ऑन द डेस्कटॉप। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज डू दैट। तो वो ये कह रहे थे कि भाई जैसे वो रोज डाइट ले, ये प्रॉब्लम ना मैम मैं साल भर से फेस कर रही हूँ। वो हम्म। जब भी कोई डाइट लेता है ना, मान लो लंच ले रहा है या डिनर ले रहा है, या उसके 35 मिनट्स के बाद ना उसको घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कोई मेडिसिन भी नहीं दे रही, सोच रही थी किसी डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे की इतनी एज तो है नहीं, 15 इयर्स का है, 14.5 इयर्स का समझ लो। अच्छा, अगर आप माइंड नहीं करें तो थोड़ा मुझे उनके डाइट के बारे में बताएंगे, क्या ले रहे हैं डाइट में? डाइट मैम एक्चुअली हम ना आटा यूज नहीं करते। इट अच्छा। इज 32% आटा एंड 65% वी टेक मल्टीग्रेन। अच्छा, ओके। एक तो उसको, और नॉर्मली जैसे हम लोग नॉन, मैम सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझको। मैम बच्चा ना नॉन वेजिटेरियन नहीं है, पूरी अच्छा। वेज डाइट ही लेता है, कोई अंडा अच्छा। वंडा कुछ नहीं खाता। अच्छा, ओके। तो ओके। अंडा एक्चुअली अवॉइड्स दही, इवन उसने आज तक लाइफ में कभी दही टेस्ट ही नहीं करी। अच्छा, ओके। और तो मैम उनका बाकी मिल्क उसको लेता है, उसको मिल्क ही ठीक लगता है थोड़ा, तो वो वही 2 टाइम्स, मतलब मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम हम देते हैं। बाकी अच्छा। मतलब जैसे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं तो वो ज़्यादा नहीं लेता मैम। दही तो अच्छा। शायद दही लस्सी से टेस्ट ही नहीं करी आज तक। अच्छा, ठीक है मैम। तो मैम अभी आपने कभी उनका कोई टेस्ट कराया? आप मुझे ये बता सकते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह सब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके विद हिम? मैम एक्चुअली मैंने कोई टेस्ट तो नहीं कराया, पर ऐसी कोई कंप्लेंट मुझे जैसे कोई टायर्डनेस वगैरह से कुछ लगता नहीं है मुझे। अच्छा, ठीक है। और उनका एक्सरसाइज एक्टिविटी कितना है? दिन भर का एक्टिविटी एक्सरसाइज? नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आई तो थिंक आपको आई रीज़न थिंक खुद ही हाँ, मिल आई गया। थिंक देयर इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, एंड प्लस आजकल बच्चे एडोलेसेंट एज में कुछ ना कुछ एंग्जाइटी भी लेके रखते हैं करियर को लेकर। एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली ही इज इन क्लास 9th। तो मे मतलब भी मुझे भी लगता है कि शायद, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हें एग्जाम का या पढ़ाई का स्ट्रेस है, ही सेज नो, स्टडी वाइज इज ओके, नो प्रॉब्लम। आपको डॉक्टर तो का इसलिए हेल्प लेना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा उसको हाँ, काउंसलिंग भी मिले, ताकि आई थिंक ही इज एबल टू। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर, मैं क्या करूं, आप ही के पास ले आऊंगी। मोस्ट मैम वेलकम। और एक जैसे आपने खुद ने बोला कि एक्सरसाइज नहीं है और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल मैम डेली नहीं है। स्कूल में जो मतलब प्ले ग्राउंड पे जो पीरियड होता है, या जो भी वो पीटी पीरियड डेली एक लेते हैं, उसमें हुँ। वो जो करवाते हैं आई डोंट नो। लेकिन घर पे मैंने उसको काफी बार बोला है, तो वो मतलब स्टडीज में या ट्यूशन वूशन में ही रह जाता है। हाँ, नहीं मैम, जैसे डॉक्टर शर्मा ने आपको गाइड किया, थोड़ा तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प चाहिए। प्लस पता है एक्सरसाइज़ से क्या होता है, हमको सिर्फ़ लगता है कि हमारा बच्चा पतला है और मतलब इसको क्या एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, या सिर्फ़ मोटे लोगों को ही एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है। मैम ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज़ के इतने न्यूमरस बेनिफिट्स हैं ना, जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, जैसे कैंसर पेशेंट्स में ही आप देखिए, लेकिन अच्छा हम वो बात नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जो हमको किसी भी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस लेवल से रिलीव करने में उतना ही हेल्प करते हैं। वो एक्सरसाइज के थ्रू इतना बढ़िया से रिलीज होते हैं कि आपको ये स्टेट्स आपकी बॉडी में क्रिएट ही नहीं होने देते हैं। दैट स्ट्रेस लेवल स्टेट, कॉर्टिसोल को कंट्रोल में रखना, नहीं तो दे वुड फाइट विद कॉर्टिसोल, मतलब कॉर्टिसोल उनसे फाइट करता है इफ यू आर नॉट engaging in any sort of exercise and all. तो थोड़ा सा I feel थोड़ा सा lifestyle modification, and if there is some other issue at stress level, psychology level, that definitely you can deal with Dr. Sharma and मतलब he व्हाट can take आई care of डू मैम, things. व्हेनेवर ही सेज कि मुझे घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं उसको नींबू पानी दे देती हूँ। एंड आफ्टर 15-20 मिनट्स ही फील्स ओके कि हाँ ठीक है, कभी बहुत ज्यादा देर के लिए भी हो जाता है। अच्छा, और मुझे एक और बात बताइए, जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा तो नहीं है? जैसे टू मच डिपेंडेंस ऑन चिप्स एंड बिस्किट्स, या फिर जिन चीजों को, अब जैसे बिस्किट का ही लगा लीजिए, हमें लगता है बिस्किट मैम में क्या बच्चे हार्म है। बच्चे बिस्किट तो रोज लेता ही है मैम, ऐसे मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगी कि नहीं एग्जैक्टली। लेता। मैम बच्चे रिफाइंड वही है कि रिफाइंड मैम जैसे शुगर्स। पिज्जा वीजा ज्यादा नहीं खाता है, हाँ बर्गर हाँ। वगैरह हमारे घर में इतना नहीं होता मैम। बिस्किट उतना ही हार्मफुल है मैम। हाँ बिस्किट वही, में क्या लेकिन वो है? कुछ बच्चा भी नहीं है। वो तो उसको चाहिए। देखिए आपने क्या किया, 2 ग्लास तो दूध दे दिए हाँ। पूरे दिन में, इतना इसकी एज में जरूरत ही नहीं है पहले तो। अच्छा जी। दूसरा, सारा दिन उसको शुगर, हाई शुगर बिस्कुट दे ही जा रहे हो,
तो वो अच्छी चीज, एक तो उसको उसकी डाइजेशन को आपने टाइम ही नहीं दिया बीच में कि रेस्ट मिले। ठीक है, 3 बार मील दे रहे हो, 2 बार दूध दे रहे हो, बीच में बिस्कुट खा रहा है, इतना इतना खाने की जरूरत है क्या उसको? नहीं सर, आप एक्चुअली दूध के साथ ही लेता है वो, बाकी बीच में बिस्कुट बेसिकली, विस्कुट हाँ, तो इतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं है उसके, एक बेसिकली आपको आंसर आपको खुद ही मिल गया, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा जी। आपको इसी को करेक्ट करना है, उसका दूध बंद कर दो, बिस्कुट चेंजेस कर दो, थोड़े थोड़े एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करो। अब आप बोलो कि ये नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे पास आपके लिए जवाब नहीं मिलेगा कि क्या सोल्यूशन दें आप, है ना? नहीं सर, एक्सरसाइज मैं खुद उसको बिल्कुल, बोलती हूँ, बट ही डोंट टेक द इनिशिएटिव फॉर दैट। मैं वो बहुत वो बोलती हूँ। वो आपको एज ए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई बच्चे डू बच, डेली सर, बच्चे पे जब से मैं बच्चे आपको फॉलो बच्चे कर रही हूँ ना हाँ, सर, बच्चे पेरेंट्स को मैं इमिटेट करते हैं। आपकी हर चीज फॉलो कर रही हूँ सर। चलो, बहुत अच्छी बात है जी, ये हमारा थैंक पर्पस सॉल्व हो गया फिर तो। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सो मच। एनीवन हेलो एल्स? मैम। हेलो Yes, मैम, yes, आई हैव अ ma'am. क्वेश्चन। हाँ मैम, एक जैसे सर ने ये बताया था कि प्रोटीन ये लेना चाहिए, प्रोटीन रिच ये स्प्राउट्स ईट करने चाहिए। फिर आपने जैसे बताया कि कीटो डाइट में प्रोटीन का लेवल कम होना चाहिए, तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं नहीं होगी? नहीं एक तो नहीं नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल भी कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो बात की है वीगन कीटो डाइट की, दैट इज जस्ट एंड प्योरली फॉर आवर कैंसर पेशेंट्स दैट वी हैव डिसाइड एंड बट फॉर मैम जैसे कैंसर को ही प्रिवेंट करने के लिए हम जैसे स्प्राउट्स और ये प्रोटीन रिच नहीं नहीं, डाइट ले वो रहे तो हैं। बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, स्प्राउट से सिर्फ पता है आपके प्रोटीन्स नहीं जा रहे हैं, आपके कितने सारे अब विटामिन B12 हैं, कहते हैं कि उसकी इतनी कमी रहती है, ये करते हैं, पर जब हम स्प्राउट कर देते हैं ना अपनी चीजों को, तो उसमें वही विटामिन B12 इतने अच्छे से निखर के आता है कि आपकी बॉडी को फिर कुछ और की जरूरत ही नहीं है। मतलब एज एन विटामिन B12 की आपकी बहुत मात्रा उसके साथ चली गई है। तो इसीलिए ओके स्प्राउट्स तो बहुत ही जरूरी हैं। और प्लीज ये इन्फॉर्मेशन मत लीजिए कि कैंसर प्रिवेंट करने के लिए मेरे को प्रोटीन कम खाना है, नहीं। आपको एवरी डे हर किसी को एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें यू कैन डिसाइड कि इतनी मात्रा ऑफ कार्ब होनी चाहिए, इतनी मात्रा ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर शर्मा ने आपको एक फूड पिरामिड दिखाया था, उसमें राइट। आपका, हाँ जी, उसमें आपका बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स का भी एक कॉलम था। तो हमको डेफिनेटली लेना है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं लेना है। इनफैक्ट बस ये हम तो अपने कैंसर पेशेंट्स में भी जो प्लांट प्रोटीन होते हैं थ्रू स्प्राउट्स हम देते हैं। ओके ओके, बस कीटो डाइट में कैंसर कीटो डाइट पेशेंट्स के लिए सबके लिए उसमें नहीं है, रिड्यूस ये कर। ध्यान रखिएगा। हाँ कीटो हाँ हाँ, कीटो कई राइट बार राइट मैम। डेंजरस भी हो जाती है, तो बहुत गाइडेंस में उसको करना है, बैलेंस तरीके से, और आपके कैलोरी इनटेक के हिसाब से। प्रिवेंशन की जहां तक बात एग्जैक्टली। करी है हमने हमने वहां इंपॉर्टेंट बात सबसे पहली बात की थी, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। राइट राइट जितना आपको मीठा पसंद है ना, उतना ही उससे ज्यादा आपके कैंसर सेल को मीठा पसंद है, तो हम्म। वहां कट डाउन करना है, स्प्राउट्स में नहीं और करना। हाँ हाँ, ओके सर। सर एक ये जैसे चाय में शुगर लेवल कम कर दें तो ले सकते हैं फिर? टी फिर हार्मफुल नहीं है? देखिए, दूध में भी लैक्टोज होता है, वो भी एक चीनी है। हाँ हाँ, तो मैं ये भी इससे है। ज्यादा क्या बोलूँ। आप अभी इतना बड़ा जापान और चाइना के स्टडीज का एग्जांपल, एक बुक भी पब्लिश हुई है, द चाइना स्टडी। आप अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है, आप मंगा के पढ़िएगा। चाइना के लोगों में कैंसर रिस्क इतना कम था, या अब बढ़ गया, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से उनको एक्सपोजर अलग है, लेकिन उनकी वुमेन आर सेफ फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज ऑफ और सर सिर्फ चाय पीने की कॉफी, एक जो तरीका है वो अलग है उनका। कॉफी ले सकते हैं सर? कॉफी में दूध तो दूध ही है ना, दूध और चीनी दूध तो निकाल के आप दूध जो है, मर्जी ले राइट लीजिए। राइट। बाकी सर ये जैसे कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस बच्चे लेते हैं तो जहर क्या है, वो? जहर है, जहर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे बिल्कुल जहर है, जहर। कॉर्नफ्लेक्स। जहर कहूंगा मैं उसको। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। Hello, ma'am. I have a query यस यस प्लीज। regarding hair color. Actually, I am using L'Oreal since last 10 years. So what should I do? सर ने कहा है कि hair color से issue है। मैम तो अच्छा, डाइटिशियन। सर ने मना कर दिया तो इसलिए आपने मैम से पूछ लिया कि शायद अलाउड हो जाए। So, देखिए, अगर आप मेरे बाल देखेंगे ना, मुझे इतनी डांट पड़ती है अपनी फैमिली और फ्रेंड से कि क्या कर रखा है ये, व्हाई डोंट यू कलर योर हेयर एंड यू नीड टू बी दिस थिंग एंड दैट। अब मैं क्या जवाब दूं आपको इसके लिए? मेरे तो पास तो इसलिए जो बाल ही सर नहीं ने है। आंसर दिया, मेरे पास भी वही सेम जवाब है। मतलब वी कैन age gracefully and be okay with what we have, or we can put मे, ourselves in more danger. मेरे घर में कभी नहीं आया, लेकिन मेरे इन-लॉज बहुत यूज करते थे, अब मेरे इन-लॉज ने भी छोड़ दिया। But sir, we have to go to office तो and क्या हो गया, ऑफिस में जाना है what तो is ऐसा कुछ नहीं। कैंसर लेना ज्यादा जरूरी है कि कैंसर से बचना है? मैंने बहुत exactly बहुत 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 लोगों में मैंने ये वाइट होना देखा है हेयर लाइन का। ये देखिएगा, विटिलिगो के बहुत पेशेंट आते हैं,
हो सकता है आप भी, आप जब जैसे रिमूव करें, टोटल शेव करेंगे हेड में, कहीं कहीं पैचेस वाइट वाइट दिखते हैं, इसका मतलब डीएनए डैमेज तो डेफिनेट करता है। बेंजीन तो जहर है ही, और बेंजीन मैं आपको बताऊं नॉन कार्सिनोजन है, स्पेशली ब्लड कैंसर को लेके। बोन मैरो डैमेज बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीकेट है बेंजीन। और मैं पर्सनली एक बदलूंगा, मैं एक 3 हमारे पास आईटीपी के पेशेंट है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है इम्यूनो बेस्ड। एक पेशेंट शायद आज हैं भी प्रेजेंट, श्वेता पाठक अगर हैं तो यहाँ होंगी। इनमें हम बेंजीन यूज कर रहे हैं एज मेडिसिन, और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, क्योंकि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है जहर को जहर मारता है, यानी कि जो चीज़ बीमारी प्रोड्यूस कर सकती है हम उसी को डिफरेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं बीमारी ठीक करने की। और तीनों पेशेंट मेरे आईटीपी एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है, बिना स्टेरॉइड्स के ठीक नहीं होती, एंड ऑल ऑफ माई पेशेंट आर वेरी गुड रिस्पॉन्स रेट विद बेंजीन एज ए मेडिसिन। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो मैं कहूँगा कि बीमारी पैसे दे के घर लाने वाली चीज़ है। इट मींस कोई भी हेयर कलर नहीं है कोई विदाउट भी, बेंजीन? बस कोई भी नहीं है। हेयर कलर तो छोड़ो, मेरे पास ये जो मेहंदी मिलती है, हेयर मेहंदीज, इससे भी एलर्जिक पेशेंट्स आए हैं ये लगाने के बाद। तो सॉरी सर, कंटिन्यूइंग ऑन दिस, कोई होम्योपैथी में इसका इलाज भी है जिससे सफेद बाल कम हो जाए? एज तो एज है जी, एज तो होनी है। नेचर के अगेंस्ट होम्योपैथी काम नहीं करती। दो कुछ ब्रांड्स ने अब ये होम्योपैथिक हेयर कलर भी निकाल दिया है आप लोगों के नहीं, लिए, but क्योंकि जो मार्केट है वो तो बहुत बड़ी है ना, तो हम भी हाथ धो लेते हैं बहती गंगा में। नहीं, बट सर आजकल जैसे छोटे बच्चों के 15 साल 20 साल 25 साल में ही सफेद बाल हो रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी है ना, जो अगर जो डाइट पिरामिड मैंने आपको बताया, आप B12 और डी देख लीजिए, 90% पॉपुलेशन का डेफिशिएंट है। धूप में जाने ही नहीं जाते, कहाँ है बच्चे, गर्मी आती। एनसीआर में धूप धूप भी ऐसी है कि लगता है कि यूवी ज्यादा हो गया। देखो आप, प्रॉब्लम मेरा शुरू से एटीट्यूड रहा है, जब से मैं कॉलेज में था, मेरा प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं जाता, सॉल्यूशन पे जाता है। मैं छत पे काम करता हूँ ना, अपनी टी शर्ट रिमूव कर देता हूँ, शॉर्ट्स में आ जाता हूँ, 50% से ज़्यादा बॉडी एक्सपोज, 1 घंटा लग जाता है छत पे गुड़ाई वुड़ाई करते या गार्डनिंग करते। मेरा विटामिन डी मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। सौरक्राउट और स्प्राउट्स में ऑलमोस्ट डेली खाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, तरीके हैं अगर आप उस पर फोकस करोगे तो। सुबह आप आधा घंटा रनिंग ही चले जाओ शॉर्ट्स में, तो धूप मिल गई कि नहीं। और इंफ्रारेड, और धूप सिर्फ धूप नहीं है, आईआर की बात मैंने की, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो विजिबल धूप नहीं होती लेकिन इवन रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसे धूप पड़ी घास पे, आपको घास दिख रहा है ना, उसके पीछे आईआर रिलीज होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे लिए मेलाटोनिन सेक्रेट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर, जो माइटोकॉन्ड्रिया को रिवर्स करता है डैमेज को। तो धूप में काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं धूप में जाना, इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते रहे। और फिर उसके बाद जब आपका सर्कैडियन रिदम है, सूरज के साथ चलती है, आजकल तो ग्रेव चार्ट शिफ्ट हो गई है, तो आप देखेंगे उन लोगों में ओबेसिटी और थायराइड का रेट भी ज़्यादा है। उनको सोना उनका दिमाग सोने और जागने की सर्कैडियन रिदम को ही उल्टा कर गया है। तो उसी से हमारे हार्मोन्स भी सारे सर्कैडियन रिदम में चलते हैं। आप देखेंगे हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन सबसे ज़्यादा सेक्रेट होता है अर्ली मॉर्निंग, एंड देन इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी सभी हार्मोन्स हैं। तो धूप में जाने से बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसके लिए एक मैंने अलग से यूट्यूब पे वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, एंड इन फ्यूचर वी माइट टेक अ सेशन डेडिकेटेड टू दिस ओनली। बट एक्सरसाइज पे ज़रूर हम लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज का सबको बेनिफिट पता है, उसके पीछे की साइंस नहीं पता है। तो शायद साइंस जान लें हम एक्सरसाइज के बारे में, तो शायद हम उसको रेगुलर फॉलो कर पाएँ। Right, sir. Thank you. Welcome. Any cancer specific questions if you have? हेलो डॉक्टर, ये कैंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है, पर मेरी डॉटर है 7 years old, Yes. उसके लिए है। उसको आज 2 months हो गए, कफ नहीं जा रहा है। मैंने अपना घर का सारा उसका देख लिया है, किस तरीके से, मतलब मुलट्ठी वगैरह सब कुछ करके देख लिया है, जिंजर, हनी, एवरीथिंग। कहाँ रहते हैं आप? नोएडा। ये इधर दिल्ली एनसीआर में अभी लास्ट वीक एक आर्टिकल भी आया था, इट इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज। एक फ्लू के बाद रेजिडुअल कफ रह रही है, इट कैन बी क्योरेबल, मतलब क्योर्ड विद मेडिसिन्स। वी हैव मैनी केसेस इन क्लिनिक्स दीज डेज स्पेसिफिक दिस टाइप के। रात को लेटते हैं तो खांसी बहुत होती है, थोड़ा सा भागते हैं, ड्राई कफ इन बाउट्स। उसको लेट कर नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जब वो भागती है या ऐसे फिजिकल एक्सर्शन कर रही है तब ज्यादा हो रही है। ड्राई एलर्जिक कफ है, इट ट्रीटेबल विद मेडिसिन, शॉर्ट टर्म
15 मैंने उसको काफी हद तक घर के ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया है, बट अभी 4-5 दिन से उसको एक और नया इश्यू स्टार्ट हो गया है हेडेक का। और कल रात तो उसको बहुत ज्यादा सर में दर्द था, पूरी रात वो सो नहीं पाई सर दर्द की वजह से। यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। आप कोई भी लोकल होम्योपैथ को कांटेक्ट कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय। ये उसका डाइट से रिलेटेड कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इसमें डाइट से नहीं ठीक होगा। ओके। शिवानी जी हैं यहाँ, शिवानी कंसल। आप प्लीज़ आप अनम्यूट करके एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना करिए प्लीज़। हेलो डॉक्टर। हाँ जी। हाँ, मेरे फादर को था कैंसर, तो डॉक्टर शर्मा ने, जयंत शर्मा ने ट्रीट किया, उनका ऑपरेट हुआ, तब कोविड चल रहा था, तो ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन उनके बाद इनसे कांटेक्ट किया तो आज उनको 2 साल हो गए हैं, नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन, जबकि हमें ये था कि उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की है, मतलब हम लोगों ने ऐसा सोच लिया था। लेकिन टच वुड इन्होंने मतलब अपनी दवाई के ऊपर डाला, वो बिल्कुल मिल्क नहीं लेते, कोई मतलब पनीर वगैरह कुछ नहीं, वेगन डाइट पे हैं टोटली, और आज प्रॉपर हेल्दी हैं। और जबकि उनको ये प्रॉब्लम इसलिए हमें बड़ी लगी कि वो ऑलरेडी 10 साल से पैरालिसिस में थे, और पैरालिटिक इंसान को कैंसर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और डॉक्टर शर्मा की वजह से आज वो बिल्कुल ठीक हैं, चल फिर भी रहे हैं और अच्छे लाइफस्टाइल में भी हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखो बैठे हुए इंसान को आती हैं, वो एज के हिसाब से एक अलग बात है। आज उनकी एज 75 से अबव है, लेकिन वो ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, इन्हीं की दवाई से कंटिन्यू उन्हीं की दवाई पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई के लिए नहीं, मैंने आपका टेस्टिमोनियल सिर्फ डाइट के लिए लिया था, ताकि लोगों को ये समझ आए कि जो डाइट हम बता रहे हैं ये कारगर है। बिल्कुल है डॉक्टर और साहब, बिल्कुल है, क्योंकि विगन डाइट में लग रहा है, देखो वो सेल्स डेवलप हुए ही नहीं, उनके बार बार बिल्कुल। टेस्ट भी हुए लेकिन डेवलप नहीं हुए। आपने जैसे जैसे रिकमेंड करा कि दोबारा टेस्ट कराओ कराओ, लेकिन ऐसा कुछ टेस्ट में आया ही नहीं, उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कैंसर सेल्स डेवलप नहीं हुए उनकी बॉडी में। तो आपकी मेडिसिन कह लो या विगन डाइट का, और जो उनको बोला गया है, जैसा बोला गया है वैसा ही लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते, ऐसा कोई पनीर वगैरह हैवी प्रोडक्ट्स मलाई वगैरह कुछ नहीं ले रहे, और वो भी फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम लोगों को एक मिथ हमेशा रहता है कि हमारे बच्चे जब तक दूध मलाई बटर ये सब नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने खुद ने 10 kg वेट लूज करा है, हमने उसका काफी कम कर दिया, मतलब मेरा छोटा बेटा 16-17 ईयर्स का है, तो हम लोग परेशान थे कि इतना ज्यादा फैट है, सारे पैकेट चिप्स बर्गर सब बंद कर दिए, मतलब फॉर अ चेंज कभी 6 महीने में एक बार ले ले, तो एक बच्चों की कंपनी से एक ले ले तो बात अलग है, लेकिन ही लूजेस 10 kg वेट, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 kg वेट लूज हो गया, नहीं तो मतलब परेशान हो जाते हैं कि बच्चों का 10 kg वेट लूज हो गया, क्योंकि हेल्दी है, घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम्स है, अब हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक Hello, doctor. हाँ जी। Hello, Dr. Garima and Dr. Jayan. यस प्लीज। डॉक्टर, आपने जैसे बोला कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन इश्यूज, तो अगर जरा सा भी गैप देती हूँ मैं किसी खाने में तो मुझे मतलब ट्रिगर करता है बहुत जल्दी, तो क्या करना चाहिए? मतलब फास्ट तो मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल वो है, टास्क है। कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट आप कर सकते हो पहले स्टार्टिंग में, ओके और ओके माइग्रेन का ट्रीटमेंट तब तक आप लीजिए, मतलब अपनी कैलोरीज कम खाइए और अच्छी खाइए, ओके अच्छा खाना खाइए, मीन्स सिर्फ दूध या अनाज पे या चीनी पे अपना वो नहीं खाएं। और माइग्रेन में भी ओके। मिल्क प्रोडक्ट्स का देखा जाता है, रोल रहता है, एसिडिटी का रोल रहता है, और बाकी हम्म। मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, फिर धीरे धीरे फास्टिंग, कम आवर्स की फास्टिंग से शुरू कीजिए, एक मील मिस करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बॉडी को यूज टू हो जाता है। जैसे मॉर्निंग में मतलब आई कांट स्किप माई टी, अगर मैंने टी स्किप कर दिया तो वो माइग्रेन ट्रिगर शुरू हो ही देखो जाएगा, या मतलब। फास्टिंग का अगर बेनिफिट लेना है ना आपने, तो हम्म। आपको टी, ब्लैक टी आप ले सकते हो उसमें, बिकॉज ब्लैक टी में 0 कैलोरीज है। ओके, ब्लैक टी यू मीन कि तो उसमें आप लेकिन शुगर भी ना डालो, मतलब कुछ। तभी तो फास्टिंग का फायदा हुआ ना, आपने वही फास्टिंग का मतलब है अपने बॉडी को कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देनी, वो अपनी ओके वो अपनी एनर्जी अपने फैट से और अपने प्रोटीन जो गंदे सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो इन्फ्लामेटरी, उनसे लेगी वो।
तो बॉडी को आप बाहर से जब तक नहीं दोगे एनर्जी, तो आप ब्लैक टी ले सकते हो ड्यूरिंग फास्टिंग। Yes. मैम फास्टिंग में यू कैन टेक एनी नॉन कैलोरिक ड्रिंक। Yes. नॉन कैलोरिक ड्रिंक्स का मतलब हुआ कि शुगर से उसमें कैलोरीज नहीं होना चाहिए, कोई दूध से Okay. किसी चीज से कैलोरीज नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक योर लेमन वाटर विदाउट एडिंग एनीथिंग टू इट। यू कैन टेक लाइक डॉक्टर शर्मा सेड ब्लैक टी, यू कैन टेक ग्रीन टी विदाउट एनी sugar or this thing. So and it is very important to keep yourself well hydrated Yes. during fasting. पानी Okay. तो जरूर पीते रहना है। Okay. नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फास्टिंग भी अगर जैसे डेली रूटीन में भी इफ आई वांना हैव मतलब मेरे को टी का एक एडिक्शन है, तो उसमें ब्लैक टी ग्रीन टी भी मतलब उसको वो करेगा। That is a better option, means you are going to progress into right direction. तो आपको चाय की जो तलब है, चाय का जो नशा है बॉडी को, वो तो मिल गया। उसके साथ जो आप अननेसेसरी कैलोरीज बिना बात के ले रहे हैं वो कम हो जाएगी। ओके। यस। और माइग्रेन का इसमें होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है? वैसे मैंने पहले आपसे एक बार लिया था, लेकिन वो छोड़ते ही फिर से दोबारा से शुरू हो इट गया नीड्स मुझे। टाइम लगता है उसमें। इट नीड्स 8 to 12 months of a treatment and lifestyle changes also. तो ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। डॉक्टर साहब एक ही इसमें ऐड ऑन पूछना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, मतलब जो हम घर पे रेगुलर चाय पत्ती यूज करते हैं, टाटा टी प्रीमियम है या ब्रुक बॉन्ड है, वो विदाउट मिल्क एंड शुगर हाँ, वर्सेस ग्रीन टी, मतलब आई नो ग्रीन टी 50 तरह की आती है जिसमें ये चीज मिली हुई है, इसमें ये देखो चीज मिली हुई है, सीधा बेसिक ये है। मैं मुन्नार गया था तो मैं टी एस्टेट विजिट की थी मैंने। ग्रीन टी को मैच्योरली तोड़ लेते हैं, ऊपर की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, जो इमेच्योरली तोड़ लेते हैं उसको। और एक और चीज आती है वाइट टी, वो और भी अच्छी है। वाइट टी जो बिल्कुल ऊपर होती है ना पत्तियां, जो सबसे टॉप पे जो बिल्कुल यंग होती हैं, उससे बनती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे जैसे टी की मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसके एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम हो जाते हैं, यानी कि ट्यूमर सेल से लड़ने वाले फैक्टर। जैसे आरओएस बात की ना, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, उसके अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है वो जितनी टी की मैच्योरिटी है उसके हिसाब से वो कम होती जाती है। तो व्हाइट टी में सबसे ज्यादा, ग्रीन टी में उससे थोड़े कम, और ब्लैक टी में ना के बराबर। बस यही ग्रीन टी का ये बेनिफिट है ब्लैक टी के अगेंस्ट, कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल जाए। तभी शायद मींस प्रूफ तो हो ही चुके हैं, शायद इसीलिए जापानीज लोग हमसे हेल्दी हैं, ज़्यादा लंबा जीते हैं बीमारियों के, क्योंकि ग्रीन टी ही पीते हैं वो लोग, और मशरूम एज ए स्टेपल डाइट है उनकी। सॉरी, मशरूम कुक्ड आल्सो और मशरूम रॉ ओनली विल हैव दैट बेनिफिट? वो कुक्ड खाते हैं, मशरूम को रॉ खाना मुश्किल है आई थिंक, इसीलिए बॉईल करके, मतलब बट देयर आर मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ एडिबल मशरूम्स। जो हम सिर्फ मशरूम को समझ लेते हैं ना, बटन मशरूम, ये नहीं है। और मेरा मानना है, मैंने इस साल मशरूम उगाए थे घर में, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम ट्राई किए थे। तो ऑयस्टर मशरूम इज बेटर देन बटन मशरूम। बटन मशरूम में कमर्शियल स्केल में फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं उसके सबस्ट्रेट को, जिसमें मशरूम उगता है ना, उसमें आप कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं, उसको आपको ऑटोक्लेव करना पड़ता है, मतलब मारना पड़ता है, वो कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, नहीं तो वो उग जाएगा, मशरूम नहीं उगेगा। तो उसके लिए कमर्शियल स्केल पे ये लोग क्या करते हैं, यूएस वगैरह में तो इसको ऑटोक्लेव यूज करते हैं बड़े बड़े स्टीमिंग चैम्बर्स में, तो वो तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल यूज करते हैं, जो खुद एक नॉन कार्सिनोजन है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऑयस्टर मशरूम में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज ना के बराबर होता है, इवन कमर्शियल स्केल पे भी। तो आप वो चेंज करके देखिए, टेस्ट ज़्यादा अच्छा ऑयस्टर का लगा मुझे तो। बटन मशरूम से बेटर ऑयस्टर है, ऑयस्टर से बेटर और भी। एंड देयर आर मेडिकल मशरूम, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस नाम से एक मशरूम है, जो 50,000 से लेके 2 लाख रुपए किलो तक बिकता है। डेली यूज में नहीं यूज कर सकते हाँ, ना उसको हम। नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, जिसको कैंसर है वो इतनी महंगी महंगी थेरेपीज यूज कर रहा है। इट्स एंटी कैंसर ड्रग, और इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती उसकी, बहुत माइक्रोग्राम्स में चाहिए होता है डेली, नॉट फॉर कुकिंग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मशरूम के बेनिफिट्स का। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मशरूम के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे स्किन की कैपेबिलिटी होती है ना कि धूप दिखाते हैं तो हम विटामिन डी एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपनी बॉडी में एंड ऑल। मशरूम इज द ओनली नोन वेजिटेबल यू कैन से, और फंगा इट इज, बट अगर उसको भी हम एवरीडे यूज करने से पहले 2-3 दिन 3-4 घंटे की अच्छी धूप दिखाएंगे तो उसका विटामिन डी कंटेंट इतना बढ़िया तरीके से बढ़ेगा और आपकी बॉडी में काम करेगा कि आपको कोई सप्लीमेंटेशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप खुद को भी इतना एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं धूप में। तो दैट इज व्हाई मशरूम इज अनदर वेरी गुड थिंग टू इंट्रोड्यूस इन योर डाइट। और अगर आप इस तरीके से उसे करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छे आप उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं।
सॉरी, इन द सेंस यू आर सेइंग कि अगर हम उसको मतलब धूप संडे और दिखा मंडे दें मॉर्निंग जैसे अब 2 गर्मी घंटे में, हाँ जी, अब गर्मियों में तो कितनी अच्छी धूप आएगी ना, तो जब भी अच्छी धूप रहती है दोपहर की, आप उसको यूज करने से पहले 2-3 दिन रेगुलर 3-4 घंटे की धूप दिखा दीजिए। ओके, और उसके हाँ। बाद उसको वापस फ्रिज में ही रख दें या नहीं, बाहर नहीं, रखें? उसको आप कहीं पे भी रखें उसको, उसके बाद आप, और आप अपना उसको पका के खाएं, बिकॉज देखिए विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसका ऐसे वो नहीं रिलीज होता, जैसे हमारे बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, तो उसमें मॉइस्चर या पानी का कोई, उससे विटामिन डी पे कोई हार्म नहीं होता, तो इसीलिए उसका बेनिफिट उतना ही रहता है, आप उसको कहीं पे भी स्टोर करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके थैंक यू। मैम ये ऑयस्टर मशरूम जैसे वेजिटेबल वाले के पास बटन मशरूम से ज्यादातर मिलते हैं, तो कैसे पता लगेगा वो दिस इज यहाँ ऑयस्टर? इंडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, ऑयस्टर की शेप ऑयस्टर जैसी होती है, फ्लैट होती है, अलग होती है। वो आपको शायद तो मतलब थोड़े हायर एंड मार्केट्स में मिलते हैं, या मेरे को लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकेंगे, शायद मिल जाएंगे बिग बास्केट हाँ में। जी मैम, ये जैसे आपकी रहता है ना नेचर्स बास्केट एंड ऑल, इनके पास हाँ ट्राई हाँ, कीजिए, इनके पास ट्राई कीजिए, यू माइट फाइंड देम देयर आराम से। क्योंकि उसमें तो फॉर्मेल्डिहाइड जैसे सर ने बताया, तो इट इज जी आल्सो जी जी कार्सिनोजेन, जी, नहीं राइट? नहीं, आप वो यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑयस्टर ट्राई इट, या यू कैन ट्राई लुकिंग फॉर इट, आप नेचर्स बास्केट वगैरह से पूछिए, आई थिंक बिग बास्केट पे भाई नेचर्स बास्केट पता कीजिए, आपको मिल नेचर्स जाएगा। बास्केट, हाँ ओके जी। थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहती थी कि भाई जैसे आपने बताया कि हमें अंडर आर्म्स में पाउडर वगैरह नहीं लगाएं, तो मतलब ये नुकसान ही करेंगे, एनी केस अगर स्वेटिंग ज्यादा होती है तो उनको डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि स्किन खराब ना हो जाए, आपकी स्किन गल ना जाए, सर जैसे लेडीज के साथ हो जाता है, किचन में भी काम करती हैं, तो यस, इन दैट केस क्या करना चाहिए फिर हमें? आई थिंक सेफर ऑप्शंस यूज़ करने चाहिए, अपनी क्लोथिंग्स को चेंज कर सकते हैं हम बार बार, या फिर एंटी पर्स्पिरेंट मतलब ड्राई फिट टाइप के कपड़े जैसे हम लोग रनिंग वगैरह में पहनते हैं, अगर जितने भी ऑप्शंस हम कम कर दें उतना अच्छा है। देन सेकंड ऑप्शन है कि जो आप लेबलिंग पढ़िए, जो हर्बल या कार्सिनोजन फ्री लेबल्स हैं उनको ट्राई कीजिए, जिनमें बीपीए कम हो, एल्युमिनियम ना हो, टैल्क में उसके बारे में जाने चाहिए, टैल्क में सिलिका और अदर केमिकल्स ना हो, यही एक ऑप्शन। आपने कहीं पर मतलब जब डाई और पाउडर की बात हुई थी तो आपने कहीं ज्वेलरी का नाम भी लिया था कि हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, इनमें बहुत जो कोटिंग्स होती है ना, आप देखते हैं ना वो पसीने से लग के कलर चेंज हो जाता है उनका, एंड देन वो स्किन के ऊपर भी एलर्जी कर देते हैं कई बार। ओके ओके तो उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कैडमियम वगैरह या हैवी मेटल यूज होता है, लेड भी होता है जहाँ पे जॉइंट लगते हैं तो लेड तो सबको पता ही है कैंसर काउजिंग है ही। रोज रोज मतलब मैंने वही कहा ना, माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर होने का भी मौका दीजिए। तो अगर रोज रोज इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें हार्मफुल है, कभी कभी फिर भी शायद हमारी बॉडी हील कर देगी अगर हमें बाकी तरफ से होलिस्टिकली हम अपने आप को ठीक रख रहे हैं तो। ओके, थैंक यू। आई थिंक वी शुड रैप इट अप फिर। एनी मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव? सर एक और क्वेश्चन कि जैसे फ्रिज में रखा हुआ फूड भी हार्मफुल, जैसे अगर हमने नाइट में कोई सब्जी बनाई, मॉर्निंग में बच गई है तो हम उसे यूज कर लें, या आटा भी कभी लगा के रख देते हैं तो सुबह, तो इज इट आल्सो द सोर्स ऑफ कार्सिनोजन? नॉट रियली, वो कार्सिनोजन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक चीज़ है, जो ऑयल हम बार बार रीहीट करते हैं ना, जैसे समोसे वाले और ब्रेड पकोड़े और ये सब, अगर ये आपका रोज का सेवन है या रोज का यूज है तो डेफिनेटली खराब है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सर डॉक्टर शर्मा ने ROS स्पीशीज की बात की थी ना, ये इस तेल से तो आपकी बॉडी में सबसे भरपूर मात्रा में आता है, तो वो चीज बिल्कुल नहीं कीजिए। जो जैसा उन्होंने बताया कि तेल को जो बाहर, सभी के लिए जो बार बार तेल को हम लोग यूज कर लेते हैं कि एक बार पकौड़े उतारे फिर तेल को उठा के रख लिया, फिर उसमें नेक्स्ट टाइम कुक किया तो उसमें कुछ कर लिया, ये चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। Yes, Dr. Garima, एक जनरल क्वेश्चन था regarding the breakfast. What kind of breakfast you recommend? And the second question is how to avoid the roti. What are the alternate for rotis? Because in Indian diet, every day we have 3 diets with rotis. हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो सर ब्रेकफास्ट की ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं एक मिथ बस्ट करना चाहूंगी।
अब जब हम रात को सो रहे हैं, रात को सो के हमारी बॉडी फास्टिंग में आ गई है ना, तो बॉडी का एक नेचुरल कीटोसिस का मैकेनिज्म अपने आप शुरू हो जाता है। तो एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, जैसे जब हम पहले बात कर रहे थे। लेकिन जब भी हम हाई कार्ब डाइट उसको दे देते हैं ना, जब हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में हमें लगता है कि 2-3 पराठे खा ले अच्छे से, और और भी उसके साथ नमकीन, भुजिया, जो भी लोगों की हैबिट्स है लेने का, वो खा लें, तो हम पूरा दिन के लिए अच्छा रहेंगे। ऐसी हैबिट, ये हैबिट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ब्रेकफास्ट में हमारा एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, जिसमें हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा कार्ब अगर आपका आ रहा है विद अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अ गुड हेल्दी फैट, जैसे कि हमारे पहले नट्स एंड सीड्स ले लिया हमने, या फिर कुछ इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें। जैसे हम जनरली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर शर्मा रिकमेंड करते हैं ग्रीन स्मूदी, मतलब जिसमें बहुत सारे अब हमारा स्पिनच, ब्रोकली, बीटरूट, इन सब का मिक्सचर देके हम अपनी बॉडी को की शुरुआत करते हैं पूरे दिन के लिए, तो इट एक्ट्स एज द बेस्ट फ्यूल फॉर योर बॉडी। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ब्रेकफास्ट में इस तरीके से अपना भरपूर कार्ब वाला खाना नहीं खाना है, सब चीज का मिक्सचर लेना है आपको। थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स भी होना चाहिए, थोड़ा सा हेल्दी सोर्स भी होना चाहिए। हमें बीटरूट वगैरह इन सब से ही हेल्दी कार्ब्स मिल रहे हैं, हमें वही लेने चाहिए। और दूसरा जो आपने बोला रोटी का ऑल्टरनेटिव, देखिए रोटी सिर्फ आटे की ही नहीं बनती है, रोटी बाजरा की भी बनती है, रोटी जवार की भी बनती है, बट लेकिन वो क्योंकि बहुत मतलब हमको कन्वीनियंस चाहिए ओवर एफर्ट्स, तो इसलिए हमने आटे को अपनी लाइफ में इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रख दिया है कि आटे की रोटी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जनरली तो मल्टीग्रेन ही सर चल हाँ, रहा है। मल्टीग्रेन की मैं आपको बात करूं, जो ये मार्केट्स प्रोडक्ट करती है ना मल्टीग्रेन बेच के, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ आप फाइबर्स, मतलब एज एन डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आप एक ही साथ अपनी बॉडी को देते हैं ना, स्टमक ही कंफ्यूज हो जाता है मैं किस तरीके से डाइजेस्ट करूं उसको। ट्राई कीजिए 1 ग्रेन पे स्टिक करने का एट 1 टाइम। जब आप एक टाइम पे खाना खा रहे हैं तो मतलब एक तरीके की रोटी खाए, चाहे बाजरे की खाइए, चाहे जवार की खाइए, चाहे लोग सोयाबीन का आटा पिसवा के रखते हैं, चने का आटा पिसवा के रखते हैं, इस तरीके से ट्राई एंड हैव 1 ग्रेन एट अ टाइम। ओके, थैंक यू। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट आपके सामने, देखिए दिस इज द प्लेट, ये साथ ही रखी थी मैंने, अभी वेबिनार के बाद लूंगा, ये देख लीजिए, यही मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। सैलेड एंड फ्रूट्स, हाँ, साथ में ड्राई फ्रूट्स कुछ अगर भूख लगी या मखाने खा लिए, दैट्स इट। राइट, ये मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी थी, ये बाई चांस आपने पूछा तो साथ में थी। राइट, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, वन थिंग मोर कि अगर हम ये जो ज्वार बाजरा वगैरह खाते हैं तो आयुर्वेदिक इस चीज की तासीर को गर्म मानता है, तो क्या वेदर के हिसाब से रागी है तो ये विंटर के हैं और दूसरे ग्रेन्स जो होंगे वो समर के होंगे, तो हमें उस पर स्विच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो हीट का मतलब होता है ना, हीट प्रोड्यूस करने की जो बात होती है, गर्म होती है, ये शब्द कहाँ से निकला है? गर्म करने की तासीर, ये शब्द निकला है कि वो एक चीज होती है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। हमारी बॉडी में वो कितनी देर से कितना बॉडी को काम करना पड़ रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और कितनी देर तक वो बॉडी में निकल रही है। क्यों? बाजरा फिलिंग है ज्यादा आटे से, है ना। बाजरा खा के हमको ज्यादा फिलिंग होती है, हमको ज्यादा भूख कम लगती है, और ये ज्यादा फिलिंग है बिकॉज इट हैज मोर फाइबर्स। और फाइबर्स जो है ना वो अनडाइजेस्टेड पास हो, मतलब हमारी बॉडी में जब वो कोलन में आते हैं, जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आते हैं, और फिर उसके ऊपर हमारे गट बैक्टीरिया जो है काम करते हैं, और उसके सारे फायदे जो हैं वो हमारी बॉडी को देते हैं। तो इधर से ना ये टर्म निकली है कि ये गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है। मैम ऐसा कुछ नहीं है। आप साउथ इंडिया में जाइए, वो लोग पूरे साल रागी खाते हैं, और पूरे साल रागी खाते हैं, और वहां पे कितनी गर्मी होती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप उचित मात्रा में किसी भी चीज को लीजिए, कैलोरीज दोनों से उतनी ही आएंगी। बाजरा खा के भी आपको उतनी कैलोरीज मिलेंगी, आटा खा के भी आपको उतने अमाउंट में उतनी कैलोरीज मिलेंगी। हम बात कैलोरीज की लिए नहीं कर रहे हैं, हम एडेड जो उसके और बेनिफिट्स हैं, जैसे बाजरा में ज्यादा फाइबर है, ज्यादा आयरन है हमारे आटे से। तो आई एम नॉट सेइंग कि हम सिर्फ इसी पे स्टिक करेंगे और हम सिर्फ इसी को वो करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग देयर हैज टू बी अ प्रोपोर्शन। बैलेंस किसी भी चीज का होगा तो वो कभी नुकसान नहीं देगा। इफ यू ईट इट इन द राइट अमाउंट, वो कभी आपको नुकसान नहीं देगा। ओके, थैंक यू। डॉक्टर गर्मा नमस्कार। नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वेट लूज कर रहा हूँ, तो ये स्प्राउट्स क्या हम रात को खा सकते हैं या नहीं खा सकते?
सी आइडियली जो भी हम बहुत ज्यादा फाइबर रिच चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा ये वेजिटेबल्स एंड दिस थिंग का इंटेक हम थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि इनको वो लाइक फाइबर्स है, टाइम लगेगा ब्रेक होने में एंड सब चीज होने में, तो कभी कभी लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि हमको ज्यादा एसिडिटी या ज्यादा इसका कोई प्रॉब्लम हो गया। बट लेकिन हाँ, अगर आप 5-6 बजे से मतलब 7 बजे तक या 7:30 बजे तक अपना डिनर ले लेते हैं बिफोर एंड उसके बाद देन वही या तो आपकी फास्टिंग शुरू, या इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एन अर्ली डिनर। अगर आप अर्ली डिनर ले लेते हैं ना, तो आप आराम से कोई भी चीज खा सकते हैं अपने डिनर में। वैसे तो मैं जैसे डॉक्टर जैन ने बता रखा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैं फॉलो करता हूँ। तो बट ये एक मन में क्वेश्चन था कि भाई ये स्प्राउट्स को हम डिनर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हाँ जी, लाइक आई सेड कि क्योंकि अब जब आपकी बॉडी को इतनी देर की फास्टिंग मिलेगी ना, अब कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी इन द सेंस ऑब्वियसली नॉट व्हाट इज नॉट परमिटेड एंड व्हाट इज नॉट सूटेबल, बट स्प्राउट्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके, तो प्रोटीन जैसे सोयाबीन वगैरह वो भी लिया जा सकता है रात को? बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। या I think that's it for today. And before we end the session, I just want to inform कि हम लोग हमारा 4th बैच शुरू कर रहे हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम का फ्रॉम मिड ऑफ मार्च। तो अगर आप लोगों को किसी तरह की गाइडेंस या उसकी ज़रूरत है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दैट इज़ ए सपोर्ट इकोसिस्टम जो हमने डेवलप किया है। हम उसमें प्रोत्साहन प्रोग्राम में मैं और डॉक्टर गरिमा मिलके आपके हेल्थ को बढ़ाने में और डिजीज़ को रिवर्स करने में कोशिश करते हैं। उसमें मैं खुद वीकली सेशंस लेता हूँ, डॉक्टर गरिमा भी होंगी, डाइट से, एक्सरसाइज से, जो प्रोटोकॉल हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम 5 चीज़ों, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मिड मार्च। इफ़ एनीबडी ऑफ यू और एनी रिलेटिव या कोई नोन आपको जिसको आपको लगता है कि उनको दवाइयों के बिना जीना सीखना है, दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर जो हमने पहले भी शेयर किया है। एंड वी विल अपलोड दिस वीडियो। जो भी हमने आज बातें की हैं, ये सब वीडियो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे और लिंक जल्दी ही आपको मिल जाएगा इवनिंग तक। हेलो। हाँ जी। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन प्लीज मेरे को भी पूछना था। मुझे ऑयल के बारे में पूछना। कुकिंग ऑयल हम कौन सा यूज कर सकते हैं? जैसे इंडियन में हम कुछ ऑयल हमेशा यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो बहुत सारे मिस हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करो या कोकोनट ऑयल, तो हम एक रेगुलर कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? आई थिंक डॉक्टर गरिमा विल आंसर इट बेटर, मेरे से ज़्यादा नॉलेज। हाँ मैम, देखिए सबसे पहली बात तो कि कुकिंग में ऑयल, घी, मतलब हमको प्लांट बेस्ड ऑयल ही यूज करना है, ठीक है। तो हमको ये अपना घी तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होती जब तक हम घी नहीं खाते हैं, फाइबर खाते नहीं है और घी से कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है जी, तो ये जी। सब चेंजेस सबसे पहले तो अपने दिमाग में हमें बिठाने पड़ेंगे कि प्लांट बेस्ड ऑयल यूज करना है, ठीक है। अब नाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑयल आर सेफ फॉर कुकिंग, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये कि हम कौन सा ऑयल यूज करें, वो इसलिए आती है क्योंकि काफी ऐसे ऑयल्स हैं जिनका हमें ये नहीं पता कि वो मतलब लोगों को इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, जैसे हार्ट डिजीज के लिए कभी कहते हैं मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, कभी कहते हैं नहीं है। ये सब कंफ्यूजिंग स्टडीज वो पढ़ते हैं। तो जी, जी। हम कोशिश करते हैं अपने साथ सेफेस्ट ऑयल्स जो है ना, जिनसे कम से कम लेवल मतलब इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने का बहुत कम रोल हो जाए। तो उसमें हमारा कोकोनट ऑयल से लोग बड़ा डरते हैं कि भाई सैचुरेटेड फैटी ऑयल है, सैचुरेटेड फैटी है, 95% फैटी है। मैम अगर लिमिटेड मात्रा में यूज करेंगे ना, तो उतना सैचुरेटेड फैटी ऑयल हमें चाहिए, ठीक है। हमें एनिमल सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स नहीं चाहिए, हमें प्लांट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट चाहिए। बाकी ऑलिव ऑयल हैज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट ऑयल, तो उसमें ये होता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है जिसको हम कुक नहीं कर सकते। वी कैन ओनली यूज फॉर आवर सैलेड्स एंड सूप्स एंड दैट्स, लेकिन उसका एक वर्जन आता है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, हाँ जी, वो हम जी, यूज कर सकते हैं फॉर आवर कुकिंग्स एंड ऑल। ओके, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक दीज आर द फ्यू ऑयल्स। आप जैसे थोड़ा सा मात्रा में सनफ्लावर ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज द क्वांटिटी मोर देन व्हाट टाइप ऑफ प्लांट ऑयल दैट वी आर यूजिंग दैट मैटर्स। ओके, ठीक है। थैंक यू। Thank you all of you for joining us, and thank you all of you for joining us, and we'll wrap up for कोई भी आपको क्वेश्चन बच गया हो तो you can just put in the comment box section on the YouTube itself, so we'll try to answer all of your question. Namaste.